भारतीय व्यूअर्स ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि ये जगह हमारी हैं। लाहौर में घरों के अंदर मंदिर हैं। ऐसे मतलब आप लोहारी में चले जाएं, 3 मंदिर तो आपको वहीं नजर आ जाएंगे। किसी हवेली में रामलीला की कहानी छपी हुई है। शालमी ही में बैंक ऑफ इंडिया है। भारत बनने से बहुत पहले सब सिंधु था ये। लाहौर का नाम लाहौर किसने मशवरा दिया? और इचरा इनफेक्ट ओरिजिनल लाहौर है। अंदरून और बैरून लाहौर में क्या फर्क है? सारी रात जागते हैं, सुबह जेदे की लस्सी पीते हैं और सो जाते और सो जाते हैं। अंदरून वाले वैसे बैरून वालों को लाहौरी मानते नहीं है। हीरा मंडी की क्या कहानी है, क्या तारीख है? यहाँ जो तवाइफा रहा करती थी वो महज नाचने गाने वाली नहीं थी। अनारकली की क्या कहानी है? सिर्फ फिल्मी तारीख है। लाल हवेली में सुना कोई जिन्नात वगैरह भी है? अगर आप व्लॉग देखें तो उसमें वो दिखाया हुआ है कि एक वाइट सा ह्यूला है जो हमें देख रहा है। गुलशन याद में गर आज दमे बादे सबा, फिर से चाहे कि गुलफशां हो तो हो जाने दो। वो जो कहते थे कि ये लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। कन्हैया लाल के बाद अगर लाहौर से किसी ने इश्क किया, प्यार किया, मोहब्बत की, उसे पढ़ा, उसे समझा और लोगों को दिखाया, तो वो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ अगर करवाएं तो उनको बाल वाले के नाम से जाना जाता है। असल नाम की हकीकत भी उनसे पूछते हैं कि असल नाम क्या है। हमारे साथ आज बाल वाला मौजूद है। सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। असल नाम की हकीकत क्या है और लाहौर से इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हुई? असल नाम तो मेरा ज़ीशान हुसैन है और मुझे बड़ी मोहब्बत है इस नाम से। बाल वाला कैसे आप पूछना चाह रहे हैं हुआ? हाँ, आपका यूट्यूब बाल वाला के हमारे नाम से है। हमारे कुछ दोस्तों ने जब ये यूट्यूब चैनल बनाया, उनमें हसन मुराद साहब, मुन्ना भाई पेश हैं। उन्होंने ये सोचा कि यार और तो कोई ऐसी खासियत है नहीं कि लोग आपको जानते हों किसी वजह से। कोई ऐसा हुनर भी नहीं है, कोई ऐसा कमाल भी नहीं है जो सामने आया हो। सिर्फ आपके बाल ही हैं जो लोग फ़ौरन रिलेट कर सकते हैं जिनके साथ, कि यार वो बालों वाला। अच्छा, तो बस ये सोच के उन्होंने रैंडमली दोस्तों ने नाम। रैंडमली इसका नाम बाल वाला रख दिया। तो अच्छा चला, वो लोग अब पसंद भी करते हैं इस नाम को। लोग ज़्यादा ज़ीशान हुसैन के नाम से जानते हैं या बाल वाला के नाम से? नहीं, अब ज़्यादा लोग बाल वाला के नाम से जानते हैं। तो अब ये पहचान अच्छी लगने लग गई है। मुझे अच्छी लगती है। लाहौर कैसे आए? पढ़ा अ, क्या? और स्टडी कहाँ तक की? हिस्ट्री से कहाँ तक ताल्लुक़ रहा? आर्कियोलॉजी कहाँ तक पढ़ी? और जितनी तहज़ीब, तारीख़, ये सब चीज़ें जो आप लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं अपने व्लॉग्स के थ्रू, ये कहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ? अ, बड़ी लंबी कहानी है। वो सुनना चाहेंगे हम। ये तो इनफैक्ट बड़ा लंबा चलना है हमारा पॉडकास्ट। इनफैक्ट मेरे वालिद रेलवेज़ में मुलाजिम थे। अच्छा। वैसे वो जालंधर से आए थे, पैदा वहाँ हुए थे। मेरे ददियाल ननियाल दोनों जालंधर से यहाँ आए, सेटल हुए आके लाहौर। लाहौर से फिर वो चले गए खानेवाल। हुँ। और मेरे वालिद रेलवे में भर्ती हो गए। हम खानेवाल भी रहते रहे, सखर भी रहते रहे, रोड़ी भी रहते रहे। रहीमयार ख़ान में भी मैं पढ़ता रहा अपने नाना के पास। और मैट्रिक करने के बाद मैंने मैट्रिक किया और वालिद साहब की ट्रांसफ़र हो गई लाहौर, तो वो लाहौर आ गए 1989 में। अच्छा। तो 1989 से लेके अब तक लाहौर में है। मोहब्बत मोहब्बत से ज़्यादा इसे आप कहें तजस्सुस। ठीक है, हाँ, मोहब्बत तो ख़ैर जहाँ बंदा रहता है वहाँ उस जगह से हो मोहब्बत जाती तो है। हो ही जाती है। उधर के लोगों से भी हो जाती उन है। लोगों से भी हो जाती है। तो हुई? हाँ, हाँ। इस राह में जो सब पे गुज़रती है वो गुज़री। अच्छा। तन्हा पसे ज़िंदा कभी रुसवा सरे बाज़ार। क्या बात है! तो अच्छा। अच्छा, मैं जब लाहौर आया तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करा। आप देखें, मैं मैट्रिक करके आया। मैट्रिक तक आप पे भी पाबंदी होगी घर घर से बाहर घर जाने से पे, बाहर, गली से बाहर नहीं गली से निकलना। बाहर नहीं निकलना। हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे तो हम क्रिकेट विकेट जो खेलते थे वहीं खेलते थे। क्रिकेट में बहुत ज़्यादा खेलता था, ठीक लाहौर है। आके भी बहुत खेली। तो मैं जब अंदरून में पढ़ने जाया करता था वॉल्ड सिटी में, हुँ, सज्जाद मोइन साहब के पास हुँ। ट्यूशन पढ़ने जाता था। सज्जाद मोइन साहब भी मेरे वालिद साहब के दोस्त के छोटे भाई थे। ऑलराइट। हाँ, एक तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा कि यहाँ ताल्लुक़ ऐसे होते हैं लाहौर में कि उन ताल्लुक़ की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि मैं मिलने गया कि सर आप टीचर हैं। उन्होंने कहा कि तो तुम उन्होंने भाईजान कहना है, दूजा तो कल तो आ जाना है, अच्छा। तीजा तो मेरे ना कभी फीस की गल नहीं करनी। वाह! उसके बाद मैं जाना शुरू हो गया, उन्होंने मुझे पढ़ाया, पढ़ता रहा मैं वहाँ। अब वहाँ मैं देखता था लोग भटूरे खा रहे हैं, हलवे पूरी खा रहे हैं, लस्सियाँ पी रहे हैं खड़े होके रेडियो पे, और अच्छे खासे लोग। हुँ। फिर मैंने अपने व्लॉग्स में भी ये बात बताई है कि
कुछ बड़े पाटे खां टाइप उस ज़माने में लोग हुआ करते थे। आपको याद होगा कि स्टूडेंट यूनियंस थी जी और जी, MSF टांग के साथ और पिस्टल बांध के फिर रहे होते ऐसे थे। ही है, ऐसे ये ही है। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो वहाँ अंदरून में भी थे बिल्कुल। और भाईजान के पास सज्जाद भाई के पास पढ़ने के लिए आया करते थे। अच्छा, कन टुटे जिन्हें कन कहेंगे। टुटे, हाँ। उन कन टुट्टों को मैंने भाईजान के सामने कांपते हुए देखा है। अच्छा। बिल्कुल कांप, अगर भाईजान ने जरा सा पूछ लिया कि तू कितने सी लेट आए हैं तो वो बेचारे कांपना शुरू कर दिया करते जो थे। पिस्टल, जिन्होंने पिस्टल्स लगाई होती थी पिस्टल लगाई होती बटों थी, के साथ। बिल्कुल। कभी अगर मैंने देखा है कोई खातून है, कोई भारी चीज़ उठा के लेके जा रही हैं, कोई टोकरी या कुछ इस तरह, अगर वो सज्जाद भाई के घर से हैं या नहीं भी हैं, उनकी कोई जानने वाली खातून है, तो फ़ौरन भागते थे। भागे, जाके टोकरी पकड़ी और घर तक छोड़ के आए। अब वो खातून मेरे आगे जा रही थी, मैं जानता भी नहीं था कौन है। तो मुझे उन्होंने वहाँ आके कहा, "तन्नू पता नहीं कौन ए भाईजान दी साली सी, अच्छा। वो टोकरी चुक के ले जा रही सी ते तू नाल मगर टुरिया जा रहा है, तन्नू हया नहीं आंदी।" मतलब तब की ये मेरे लिए बड़ी अजीब बातें थी सारी। तब ये रिस्पेक्ट दी जाती थी, बहुत। अब नहीं अभी है, दी जाती है, लेकिन अब भी बहुत है। कम है। आई आप थिंक वॉल सो। सिटी में जाएं तो देखें, वॉल सिटी में हम लोग उन लोगों के घरों में गए हैं जहाँ मंदिर हैं, जहाँ गौशाले हैं, जहाँ धर्मशाले हैं। वो लोग, उनके वालिदैन या बच्चे बच्चियाँ सो रहे होते हैं अंदर, बाज़ औक़ात हम जब सुबह सुबह जी जी जाते हैं, जी जी। उन्होंने अपने घर खोल दिए हमारे लिए। कोई एक घर भी ऐसा नहीं है, क्या हमें बात तो है। वो जानते नहीं हैं, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने दिखाया कि जी भाई आए हैं, देखें, आप जो तस्वीरें लेना चाहें तस्वीरें ले लें। कहीं जाते हैं मेज़बानी, तो उन लोगों का वस्फ़ है ना बहुत बड़ा, बिल्कुल। अंदरून के लोगों का। मेहमान नवाजी। फिर आप देखें, जो मुझे सबसे बड़ी बात लगती है, हमारे पूरे मुल्क में बड़े-बड़े फ़सादात भी होते रहे हैं। वहाँ सेक्टेरियन फ़साद खुदा न ख़ास्ता कभी भी नहीं हुआ। वो सब लोग बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। आप कभी भी देख लें जाके। अच्छा। मतलब आप खुद जाके और ऑब्ज़र्व कर रीजन सकते हैं। बीइंग, इसकी वजह क्या है, कोई खास वजह है? क्योंकि रिवायतें हैं, और जो उसी को फैमिली बरकरार रखें। उसी को बरकरार रखे हैं। 100-100 साल से लोग रह रहे हैं, 150 साल से लोग रह रहे हैं। बाहर से जाके तो कोई अंदरून में आबाद होता नहीं है। नस्ल दर नस्ल चल रही है। नस्ल दर नस्ल है। और अब ये जो नस्ल चल रही है 2023 की, ये कोई तीसरी है, चौथी है या पांचवी है, कुछ इसका अंदाजा है? मैं अभी पिछले दिनों गया हुआ था कटरा शाह वली। हम्म। उनकी तो ये कोई 8वीं 9वीं नस्ल थी जो चल रही है, और वो कह रहे हैं कि हम बादशाही मस्जिद के मतवली हैं। ओके। और उनके हक में जस्टिस नसीम हसन शाह ने फैसला दिया हुआ है कि ये इसकी कि ये केयर टेकर हैं। केयर टेकर हैं, ये के- रखवाली करेंगे इनकी। सैयद याहिया हैं, मोची दरवाजे में रहते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। वो कहते हैं हमारे पास पूरा शजरा है हमारा पड़ा हुआ, शाह वली से लेके। शाह वली ने वो एक हकीम थे, कश्मीर से थे, और रंजीत सिंह की उन्होंने वो की थी, सेहतयाबी के लिए कुछ इक़दामात ठीक किए है। थे जैसे हकीम करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने तोहफे के तौर हिकमत पे की। एक हाथी दिया उन्हें, और एक हवेली दी। हवेली मान सिंह उन्हें दी। अच्छा। वो इसलिए दी कि हाथी उस हवेली में दाखिल हो सकता था। अच्छा, वो तोहफा इसलिए किया गया कि वो हाथी जो है उसी हवेली में दाखिल हो सकता था, और कई जगह इस तरह की नहीं थी, इस तरह का कोई। नहीं, इनफैक्ट हाथी दिया था तोहफे में अच्छा। रंजीत सिंह ने शाह वली साहब को। तो शाह वली साहब ने कहा कि मेरा तो लाहौर में कुछ नहीं, मैं तो कश्मीर से आया हूँ, तो तो मैं मुझे इसे तोहफा देना। कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ रखेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हवेली मान सिंह ले लीजिए। तो अब वो कटड़ा शाह वली के नाम से हवेली मान सिंह वहीं है, मोची दरवाजे में। ठीक हो गया। वहाँ आप जाइए, वहाँ जाके कभी आप नान भी खाइए। अब उनके सामने उनका तंदूर है बड़ा ज़बरदस्त, जहाँ कीमे वाले नान बनते हैं। सर कभी बुलाए ना। अब ये तो मोस्ट वेलकम। ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? ये पढ़ा आपने सजाद भाई से? हाँ, वो और पढ़ा। फिर तो ये आगे? मेरे लिए सारे दिलचस्पी के मैदान थे, हम्म। ये सारे, कि बड़ी पुरानी पुरानी मसाजिद। उस ज़माने में वज़ीर खान मस्जिद पे काम नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी हालत और में ये थी। कब की बात है? ये 1989, 1990, 91, ये 2-3 साल की बात है। उसमें ठीक है। मेरे शौक, मुझे उनके मिजाज अच्छे लगे बहुत ज़्यादा। आप जनाब कहना, भाईजान भाईजान करके बातें करना। मैं देखता था बाकी लाहौर में बाहर या इधर उधर, हमारा एक बड़ा एक बदमिजाजी है कि हम खातून को घूरते बहुत हैं। हम्म। अंदरून में वो ऐसा नहीं है। वो एक बात मैं अगर आपकी इधर से थोड़ा सा कट ऑफ करूं, कि वो कहते हैं ना, किसी बड़े ने कहा कि अगर चौकों पे, चौराहों पे मर्द औरत को घूरना छोड़ दें ना, तो आधी बीमारियां हमारे माशरे से कम हो जाए। तो इसमें नफ्सियाती बीमारियाँ। तो ये भी हकीकत है, सही कह रहे हैं। अच्छा, फिर? आप वर्ल्ड सिटी में कभी नहीं देखेंगे किसी ने किसी खातून को आंख उठा के देखा हो, आज भी नहीं देखेंगे। मैं तो पिछले 1.5-2 साल से मुसलसल जा रहा हूँ, हर रोज़ जा रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा। वाह। हाँ, अगर कोई थोड़ी सी बुराई डेवलप हुई है थोड़ी बहुत, अगर मैंने देखी है, तो वही है कि थोड़ा सिगरेट विगरेट ये इसका रुझान थोड़ा बढ़ा है ठीक है। नौजवान नस्ल में। ठीक है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, और वही है कि वो सारी रात जागते हैं,
सुबह जेदे की लस्सी पीते हैं और सो जाते और सो जाते हैं जेदा भी एक वो कहते हैं ना नशा है बहुत बिल्कुल। लोगों के लिए। अच्छा, फिर आपने मैंने किया मास्टर्स, इंटरमीडिएट कहाँ से, वहीं से नहीं वो मैंने प्राइवेटली किया? लाहौर से किया, लाहौर से इस्लामिक किस कॉलेज से, इस्लामिक कॉलेज से इस्लामिक किया, कॉलेज और से देन किया। फिर आप यूनिवर्सिटी कौन सी ज्वाइन की? मैंने इस्लामिक कॉलेज में ही पढ़ा। अच्छा, इस्लामिक मैंने कॉलेज। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया ठीक है। और मास्टर्स करने के बाद फिर मैं अपना पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरर भर्ती हो गया। अच्छा, लेकिन फिर मैंने लेक्चर छोड़ दी और फिर मैं मीडिया में आ गया और मीडिया के बाद फिर अब आगे ये मीडिया ही है अब। मीडिया ही है। फ़लसफ़ा और हिस्ट्री का शौक़ शुरू से था। एक्चुअली मेरे जो फैमिली है उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ था। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज। सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है। तो उस ज़माने में 70s में जो यहाँ प्रोग्रेसिव राइटर्स की बहुत सी किताबें आया करती थीं। हमारे ख़ुद फैमिली में बहुत ज़्यादा ये रुझान था। पढ़ने लिखने का। रूस के इनकलाब को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ भी किया जाता था, रोमांटिसाइज़ भी किया जाता था, पढ़ा भी जाता था उसके बारे में। फिर सोशलिज़म के बारे में पढ़ा जाता था। तो वो प्रोग्रेसिव राइटर्स को पढ़ते-पढ़ते शौक़ यहाँ तक मुझे फैज़ साहब। अच्छा, फैज़ साहब के भी पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट फैज़ साहब जिस ज़माने में सदर थे पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के, मेरे जो ताया हैं फौत हो गए हैं वो बशीर साहब। अच्छा, वो जनरल सेक्रेटरी थे ओके। उस ज़माने में। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो मतलब कितना वहाँ से अदब वो से लड़ी ताल्लुक़, चलती आई है और वो खून के अंदर ही है कहीं ना कहीं, अदब और और तारीख़। जी, ये सब चलती आ रही है और आप इसको कंटिन्यू किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए फिर, अब वॉल सिटी दिखा रहे हैं आप लोगों को 1-1.5 साल से, और लाहौर को इतना अच्छा कैसे जानते हैं? मैंने बताया और ना कि लाहौर से हैं भी नहीं, फिर भी इतना लाहौरियों से ज़्यादा शायद आप जानते हो। हाँ, नहीं इसमें तो कोई शक नहीं है। अब तो वो मानते हैं, खुद मानते हैं। वॉल सिटी वाले भी मानते हैं, दूसरे लोग भी मानते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनका ये मैं तो समझता हूँ कि बड़ा दिल है कि वो लाहौरी होते हुए ये कहते हैं कि आपने हमें जो लाहौर दिखाया है उसकी कीमत बढ़ा दी है। क्या बात है। मैंने बताया ना तजस्सुस, ये सिर्फ एक तजस्सुस ही था जो आपको यहाँ तक लेके मुझे आया? इनका बोलना अच्छा लगता था, हम्म मुझे इनके अदब आदाब अच्छे लगते थे, मुझे ये जिस तरह से खुद को कैरी करते थे, इनका इजी गोइंग एटीट्यूड अच्छा लगता था। हम्म और जो खूबियाँ मैंने आपको बताइए, गिनवाई यही हैं, वजह थी। ये वजह थी ठीक। जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इस तरफ। और ये तो बाल वाला तो अब आया है ना, मैं तो बहुत पहले से इन लोगों की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, अच्छा, और स्टिल अभी तक हैं? अभी तक हूँ। मतलब बहुत इजी गोइंग एटीट्यूड है। और इस मोहब्बत की गिरफ्तारी में कहीं खुद तो गिरफ्तार नहीं हुए किसी जगह? मैंने बताया ना वो खुद मोहब्बत हुई लाहौर के किसी, लाहौर में बहुत से लोगों से मोहब्बत है। कोई एक किसी से? एक का नाम लूंगा तो बाकी नाराज हो जाएंगे। चले जी, आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, लाहौर में डिफरेंट शहरों के और ये इलाकों के नाम, जिस तरह कृष्ण नगर हो गया, उसके अलावा आप देख लें लक्ष्मी चौक हो गया, ये नाम मंसूब किए हुए हिंदुओं से। क्या ये अब तब्दील होने चाहिए या ये इसी तरह रवायत चलती रहनी चाहिए? नहीं, इस पे बड़ी बहस हो रही है, भारत में भी हो रही है, हमारे अच्छा। यहाँ भी बहुत होती रही है, हो रही है। मेरे ख्याल में देखें, इन्होंने संत नगर को सुन्नत नगर बनाया, कृष्ण नगर को इस्लामपुरा बनाया, बिल्कुल। किसी को बहुत से नाम इस तरह से बदले इन्होंने हमारे इलाकों के। तो अवामी सतह पे उसकी कोई मकबूलियत नहीं हुई। नहीं हुई, वो जो जिससे वो मंसूब थे शुरू से, वो लोग उसी से पुकारते रहे हैं उसी उसे। से पुकारते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वो लोग जब चले जाएँगे इस दुनिया से, या हम लोग जब नहीं होंगे, हम तो संत नगर ही कहते हैं, हम तो कृष्ण नगर ही कृष्ण नगर कहते ही हैं कहते हैं। और ऐसे ही चलता है। हो सकता है आने वाले वक़्तों में जाके बहुत ज़्यादा इसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर दिया जाए तो वो सुन्नत नगर कहना शुरू कर दें या इस्लामपुरा कहना शुरू कर दें। मेरा ख़्याल है जिन लोगों ने बसाया होता है, जिन लोगों ने तामीर की होती है, जिन लोगों ने अपना सींचा होता है ईंटों से उस जगह को, उनके नाम से मंसूब रहनी चाहिए बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल ओन सही। करना हमारा जो और हमें भी ऑन करना चाहिए एज अ हमारा तो पाकिस्तानी। कहना ही ये है हम्म कि इस लैंड पे जो कुछ है वो किसी भी मज़हब से मुताल्लिक़ है, किसी भी नज़रिए से मुताल्लिक़ है, किसी भी माइनॉरिटी से है, बिल्कुल। माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, वो हमारा है। हम्म वो हमारी ज़मीन पे जो है हमें उसे ओन करना चाहिए। हम ओन क्यों नहीं करते? डिसओन करने में नुकसान है बहुत ज़्यादा। हम अपनी आइडेंटिटी से कटते हैं। हम्म हमारे पास प्राइड नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास फ़ख्र। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बाल वाला में जो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कमेंट्स की, वो और ज़्यादा लोग जो कमेंट्स करते हैं वो ये कहते हैं कि हमें प्राइड फ़ील होता है बाहर रहते हुए। पहले वरना हमें लगता था कि यार हम शायद वहाँ से हैं जहाँ बैलगाड़ियाँ बस चलती हैं, बैकवर्ड लोग है हैं, ही कुछ नहीं। एक्सट्रीमिस्ट्स हैं। हाँ।
टूटी फूटी सड़कें दिखाई जाती टूटी हैं फूटी सड़कें हैं, गूगल पे भी। गंद है, और यहाँ थोड़ा बहुत होगा भी, हम्म, है भी सही, नहीं वो तो हर लेकिन जगह उसे बिल्कुल। सिर्फ वही नहीं है, हम्म, हमारे पास फख्र कल्चर करने के है लिए बहुत सी चीज़ें हैं। बिल्कुल, तो बेशक। अच्छा, ये जो बुद्धा के आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, अब भारतीय व्यूअर्स ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि ये जगह हमारी हैं, और बड़ी बहसात भी होती हैं। वन ऑफ एग्जांपल शारदा पीठ की देख लें, और भी इस तरह के कई टेम्पल्स हैं जो वो क्लेम करने लग गए हैं अब हम्म, कि ये जी, और बकायदा शारदा के मुजफ्फराबाद के पहाड़ों पे लिखा हुआ है चलो शारदा चलें। तो इसके पीछे क्या कहानी है, जितने भी टेम्पल्स हैं? अच्छा, ये मैं आजकल खुद फेस कर रहा हूँ। मेरी एक वीडियो ब्लॉग है टेक्सला पे, हम्म, उसमें हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान का जो एंशियंट हेरिटेज है, हम्म, हम वो आपको दिखा रहे हैं। इस पे बड़ी लेदे हो रही है। अच्छा, मेरे जो भारतीय व्यूअर्स हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, कॉर्डियल ठीक है, और बड़े दिल के लोग हैं। ये अच्छा, मैं कहने में कोई आर महसूस नहीं करता, कोई भी जाके वो कमेंट्स पढ़ सकता है जो उन लोगों ने किए बिल्कुल। होते हैं। लेकिन ये एक वीडियो ऐसी थी जिसपे थोड़ा वो भी बैकलैश आया। थोड़ा सा इसका मुझे बैकलैश ऐसे मिला कि लोगों ने कहा कि ये तो भारत है, अच्छा, ये पाकिस्तान तो नहीं है। टैक्सिला। टेक्सला वो कहते भारत की सरजमीन पे है, हम्म, ये तो पाकिस्तान तो 47 में बना है, तो हम्म, असल में ये बनाया गया तो भारत है। अच्छा, जिसपे मैं उनका जवाब भी दे रहा हूँ, साथ साथ जवाब भी दे रहा हूँ, और मेरा ख्याल है ये डिबेट का सिलसिला चलना भी चाहिए, बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, भारत के तो भारत खुद से तो अभी तक वहाँ डिबेट हो रही है कि वो इंडिया है या भारत है, हम्म, अब तक चल रही है वो डिबेट। बिल्कुल, चले आप उसे भारत मान भी लें, तो भारत कब बना? वो भारत बनने से बहुत पहले सब सिंधु था, ये यहाँ तो हम्म, इंडस गुजरता था। इंडस गुजर, इंडस ने बिल्कुल, उनको भारत हिंदू नाम दिया ना, सिंधु से हिंदू बना, जी, हिंदुस्तान बना। इसी तरह। और भारत भी महाभारत से है, या रामायण से है, हम्म, या भरत जिन से है, ये सारी डिबेट वहाँ चल रही है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है भारतीय जो दोस्त हैं हमारे, बड़े मोहब्बत करने वाले, उनको पहले ये फैसला कर लेना चाहिए कि 3 अदवार आए हैं, हम्म, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर, औरंगजेब आलमगीर का दौर, या ब्रिटिश दौर, ठीक है, जिसमें भारत एक भारत था। अच्छा, मतलब एक यूनाइटेड अक्सरियत इंडिया थी। का आप तसव्वुर नहीं, यूनाइटेड था। अच्छा, वरना तारीख में इंडिया, भारत जो है वो कभी यूनाइटेड रहा ही नहीं है। वो तो या तो राजवाड़ों पे मुश्तमिल रहा है, हम्म, या रीजन्स पे मुश्तमिल रहा है। वो उनकी जोग्राफियाई वहादतें अलग-अलग हुआ करती थीं, या ज़बानों के एतबार से वहादतें हुआ करती थीं। ज़बानें और जोग्राफिया का आमल दखल ज़्यादा था, कभी भारत एक नहीं रहा। एक नहीं रहा, तो अंदर फिर भी बड़ी तफरीक थी। अंदर भी बहुत तफरीक हम्म, थी। तो फिर ये क्लेम करना कि ये भारत का असासा है, भले भारत का भी है, भारत का भी है, लेकिन इस वक्त तो खित्ता पाकिस्तान में आता है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान उसे ओन करेगा। हम्म, और हम, दूसरी अहम बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ शारदा के हवाले से भी, जैसे आप कह रहे हैं जी, कि शारदा जी आप, पीठ, शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द दारेल ता ओल्डेस्ट। शारदा यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट है, दारेल तांगीर की यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट है, टेक्सला की जूलिया यूनिवर्सिटी बहुत ओल्डेस्ट है। यहाँ से इल्म ग्रीक तक पहुँचा है, सिब्ते हसन कहते हैं, मतलब बड़े बड़े हिस्टोरियंस ये कहते हैं, यहाँ संस्कृत संस्कृत, बिल्कुल, से मंतिक, फलसफा, ग्रामर, ये सब कुछ ग्रीक तक पहुंचा है। और ये ओके, आप जो एलिमेंट्स का तस्वर देखते हैं ना कि पानी से कायनात बनी, नंबर से बनी है, या बहुत से कुछ एलिमेंट से मिलके बनी है, या नंबर, ये सारा तस्वर यहीं से गया हुआ है। ये हम्म, यहाँ का तस्वर था जो वहाँ गया है, ग्रीक के पास। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, हमारे पाकिस्तान के पास कितनी अच्छी हेरिटेज मौजूद हैं, स्टूपास हैं, टेम्पल्स हैं, जो आपको भी वन ऑफ द बेस्ट लगे हों और टूरिज्म के लिए उनको खोलना चाहिए? नहीं, टूरिज्म के लिए तो वैसे अब सारे खुले हैं, ठीक है, अब कुछ भी बंद नहीं है टूरिज्म के ठीक लिए। है, टूरिज्म के लिए अगर कुछ नहीं, जो जो डिसएडवांटेजेस हमें नज़र आते हैं जो अब तक नहीं, वो ये है कि टूरिस्ट को वीज़ा वक्त पे नहीं मिलता, अच्छा, और बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा बताया नहीं जाता लोगों को कि पाकिस्तान में क्या कुछ मौजूद है, हम्म, अनएक्सप्लोर्ड है। बहुत ठीक सी है, चीज़ें डिसाइफर नहीं हुई, मसलन हड़प्पा के खंडरात में जो लैंग्वेज है, या मोहनजोदारो में जो लैंग्वेज है, वो अब तक डिसाइफर नहीं हो सकी। मोहनजोदारो में कोशिश की गई है डिसाइफर करने की, यहाँ वो भी कोशिश नहीं हुई। टैक्सला में जो 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 ज़बान है लिखी हुई, जो नक्शो निगार हैं, उन्हें डिसाइफर नहीं किया गया। हम्म, वो माहिर लिसानियात को चाहिए उन्हें डिसाइफर करें। मीडिया और हम जैसे लोगों को चाहिए कि दुनिया को ये बताएं कि हमारे पास बस आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं बुद्धा साइट्स की, मौजूद है, मेहरगढ़ की तहजीब है हाँ, बलूचिस्तान में, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है,
पहले बिल्कुल। तो ये बताएं, फिर मंदिर की जहाँ आप बात करें, मंदिर ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मंदिर तो हमारे पास लाहौर में घरों के अंदर मंदिर हैं। ऐसे ही मतलब है। आप लोहारी में चले जाएं, 3 मंदिर तो आपको वहीं नज़र आ जाएंगे। ओके। सूत्र मंडी में एक मंदिर नज़र आ जाएगा, एक आपको बच्चों वाली बाजार की तरफ जाते हुए मंदिर नज़र आ जाएगा, एक आपको सेवइयों वाले बाजार की तरफ जो चौक उस तरफ जा रहा है, चौक नवाब की तरफ जो जा रहा है, वहाँ पे आपको मंदिर नज़र आ जाएगा। ज़रा सा और आगे अभी जाएं, भी वो ऑपरेशनल है? ऑपरेशनल नहीं है ना। इनफैक्ट जब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुई, हिंदू जो कम्युनिटी थी वो यहाँ से छोड़ के इंडिया चली गई, तो मंदिर नॉन फंक्शनल हो गए। ठीक है। अब वो मंदिर आ गए हैं, उनकी वो मिल्कियत कमर्शियल मार्केट। कमर्शियल में भी आ गए हैं, घरों में भी आ गए हैं। ओके, अब रेजिडेंशियल में भी आ गए हैं। रेजिडेंशियल में भी आ गए हैं। अब वो जिसके मसलन किसी अब्दुल मजीद के नाम पे, अब्दुल सिद्दीक के नाम पे घर है, तो मंदिर भी उसी के नाम पे है। वाह। ये जाती है। आप उन्हें घर दें, कहीं और दे दें, ठीक है। पैसे दे दें, कोई अच्छी जगह पे घर ले दें उनको, आप उस मंदिर को, चाहे वो नॉन फंक्शनल है। यहाँ एक आर्गूमेंट लोग करते हैं कि जी जब हिंदू यहाँ रहते नहीं है तो फिर आपने मंदिरों को फंक्शनल करके करना क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मंदिरों को फंक्शनल करें, हम कह रहे हैं आप उन्हें कंजर्व करें। कंजर्व करें। इसलिए कंजर्व करें कि आप अमेरिका में, इंडिया में, यूरोप में रहने वाली जो हिंदू कम्युनिटी है, उन्हें अट्रैक्ट कर सकें यहाँ आने के लिए, यहाँ खींचे चले आए फिर वो। यहाँ खींचे चले। यहाँ मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प मिसाल देता हूँ। शालम मार्केट में अगर आप जाएं तो एक आता है कूचा पीर शिराजी। कूचा पीर शिराजी में एक हवेली है जिसे कहते हैं नूर हवेली। इनफैक्ट वो राय बहादुर करमचंद पूरी हवेली है। अच्छा। हमने वो दिखाई, वो बड़ी खूबसूरत हवेली। लाहौर में बहुत खूबसूरत हवेली हैं। कूचा राम दवारा की हवेलियाँ बहुत खूबसूरत हैं, कूचा कृपा राम की हवेलियाँ बहुत खूबसूरत मोर हैं। हवेली भी उनमें ही आती है? मोरा, मोरा मस्जिद है। हाँ। नहीं नहीं, हवेली भी है एक, मोर हवेली। नहीं, मोर हवेली मैंने नहीं। नहीं, अच्छा ठीक है। वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक मैंने है तो ठीक है सारी ठीक देखी है। हुई है कौन सी। अब वो जो मीरा, जो पूरी हवेली है, इनफैक्ट जब मैंने उसके ऊपर व्लॉग किया तो मुझे एक ईमेल आई, 76 ईयर्स ओल्ड, एक खातून मीरा पूरी, जो अच्छा। कह रही हैं कि मैं यहाँ पैदा हुई थी, मैंने अपनी हवेली पहचान ली है। ओ तेरी खैर। मेरा भाई 92 बरस का है और एक मेरा भाई 91 बरस का है। 91 का, एक 92 का, इस तरह से 90 बरस से ऊपर है दोनों अच्छा, भाई। हम तीनों आना चाहते हैं लाहौर अपनी हवेली देखने के लिए। क्या बात है। आप बताएं हम क्या कर सकते हैं। फिर ऐसे बहुत से लोग, जैसे शालमी ही में बैंक ऑफ इंडिया है, वो लिखा हुआ बैंक ऑफ इंडिया 1805। हम खप गए कि यार ये बैंक ऑफ इंडिया यहाँ कैसे खुल गया। रणजीत सिंह के दौर में 1805, और बिल्कुल। ब्रिटिशर्स को तो आने नहीं देता था। हमने जब थोड़ी तहकीक की तो पता चला कि गोविंद राम कहान चंद कंपनी 1805 में इस्टाब्लिश हुई थी। अच्छा। उनके हिस्सेस थे मुख्तलिफ कारोबारी लोगों के साथ, जिन्होंने मिलकर बैंक ऑफ इंडिया बनाया था और इसकी तामीर हुई थी। और बैंक के तौर पे काम करता भी रहा है। अच्छा, हमने व्लॉग किया, वो व्लॉग बहुत अच्छा। अच्छा चला। तो मुझे भाटिया ख़ानदान के कुछ लोगों का फ़ोन आया। मैं उन दिनों मरी में था। फ़ोन आया तो वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। बता रहे थे कि हमारे वालिदैन कैसे लाहौर से इंडिया पहुँचे। हम कभी लाहौर नहीं आए, लेकिन हमारे दिल में लाहौर की बड़ी मोहब्बत है। हम आना चाहते हैं, हम इस बिल्डिंग को देखना चाहते हैं। इसकी मिट्टी लिफाफे में डाल के किसी तरीके से हमें भिजवा दें। क्योंकि वो एक बड़ी कीमती चीज़ होती है उन लोगों के लिए, और हम लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि वो मिट्टी कीमती है बिल्कुल। कीमती है, ये मैं बता रहा हूँ, उनके जज्बात के हैं। अब भी वो कंपनी काम कर रही है इंडिया में। अच्छा। गोविंद राम कहानचंद कंपनी अब भी काम कर रही है, क्या लेकिन उनके ये बात है। जज्बात हैं। अच्छा, मैंने उन्हें तसल्ली देने के लिए, या उन्हें आप समझें कि उनके जो कर्ब था, दिल आज़ारी ना हो उनकी, और नहीं, उनको एम्पैथाइज करने के लिए मैंने उन्हें कह दिया कि सर आए, लाहौर आप ही का शहर है, हम तो कस्टोडियन हैं, आप, शहर तो आपका है। ही स्टार्टेड क्राइंग। मतलब इतना रोना शुरू हुए कि उनसे बात नहीं हो सकी। ओ हो। तो सॉरी कह के फिर फ़ोन बंद कर दिया। फिर खैर बाद में बात होती रही, अब तो बड़े अच्छे दोस्त हैं वो सब। अच्छा। तो ये मैं बता रहा हूँ लोगों के जज्बात क्या हैं। हमें इन जज्बात को अपने लिए कैश करवाना चाहिए। सही बात। हमारा असासा है इस वक्त ये सही सारी बात है, ये हवेलियाँ, हमारे मतलब कंट्रोल में है, और पाकिस्तान ओन करता है ओन सब करता चीज़ें। है, और हमने गोदाम बना दिए। हम्म। हमारी ऐसी ऐसी खूबसूरत हवेली हैं जिनको ज़रा सी तज़ीन व आराइश हो जाए। अहाता फला नानक की हवेलियाँ, राम द्वारा की हवेलियाँ, पीर शिराजी की हवेलियाँ, कृपा राम की हवेलियाँ, ये सारे कूचे हैं। हरी नवाज की हवेली, ये कदम कदम पे आप जाएंगे तो आपको नजर आएंगे कैसे खूबसूरत अब तक वहाँ इमेजेस गॉड्स एंड गॉडेसेस के बने हुए हैं।
किसी हवेली में रामलीला की कहानी छपी हुई है पूरी की पूरी। हवेली नौनिहाल सिंह देख लीजिए, आप टॉप वाले कमरे में जाएंगे, वहाँ पूरी रामलीला उन्होंने पिक्टोरियल है वो सारी की सारी जो कंधा की हुई क्या है। बात है। तो इन्हें महफूज होना चाहिए ना, इसलिए नहीं कि हमारा कोई आइडियोलॉजिकल मसला है। और इसलिए कि ये हमारी लैंड है, हम इसे ओन करते हैं। बिल्कुल। लाहौर का नाम लाहौर किसने मशवरा दिया और किसने किया ये सारा काम? ये मशवरा मुझे तो किसी ने नहीं दिया है। ये जो कहा जाता है कि लौ से है, राम के बेटे थे लौ। लौ का मंदिर भी है फोर्ट में, आजकल उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। अच्छा, और अगले मेरा ख्याल उसकी भी है ताज़ीन और आइश हो रही? तज़ीनो आराइश हो रही है। अब तक तो जो फोर्ट के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो मट्टी में गारे में दबी हुई थी, आप जब फोर्ट दाखिल होते थे आप उधर देखते भी नहीं थे। लेकिन अच्छा। अब वो सारा गारा मिट्टी ये वे उठा, आलमगीरी दरवाज़ा बहुत वाजे हो गया है, गोदाम बहुत वाजे हो गया है जो सिख दौर का गोदाम है, ब्रिटिश दौर का जो ठीक है, असला रखने का गोदाम है। लौ का मंदिर पे भी काम हो रहा है। सही हो गया। जो किचन है ना, जो शाही किचन है, उसके पहलू में लौह का मंदिर है। वाह! ये राम के बेटे लौह थे जो तो कि हमें जिनसे ये मंसूब किया जिनसे गया लाहौर। मंसूब है लाहौर के, उन्होंने लाहौर को बसाया था। लाहौर के बारे में कहा जाता है कि पहले इनफैक्ट जो इछरा है, इछरा इनफैक्ट ओरिजिनल लाहौर है। अच्छा। हाँ जी, इसीलिए जब यहाँ जो 12 दरवाजे बने, 13 दरवाजे, वहाँ एक लाहौरी दरवाज़ा भी है। अच्छा। वो लाहौरी दरवाज़ा इसीलिए कि वो फेसिंग था लाहौर की तरफ। जैसे कश्मीरी दरवाज़ा कश्मीर को फेस कर रहा है, दिल्ली दरवाज़ा दिल्ली को फेस कर रहा है, तो ये लाहौरी दरवाज़ा है, ये लाहौर को फेस कर रहा था। लाहौर था इछरा में, सही। वहाँ पुराने मंदिर भी थे। अब फिर लोगों ने कब्जे वब्जे कर लिए हैं, अब वो जाने नहीं देता, और बड़े टची हैं, आप जाएँ तो मारते भी हैं। अच्छा, कुछ लोग बाहर से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने कब्जे किए हुए हैं इछरा में उन बाहर से मंदिरों पे। कहाँ से? जैसे हम लोग बाहर से आए हैं, ओके, माइग्रेटेड। दूसरे शहरों से आए हैं, दूसरे शहरों से आने वालों को तो आपके असासे से, आपके हेरिटेज से कोई गर्ज नहीं होती। आप अगर अब अंदरून में भी आप कभी जाएं, जो लोग बाहर से आके वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उनसे आप पूछें कि फ़लाँ मकबरा किधर है, फ़लाँ मज़ार किधर है, तो उन्हें ये नहीं पता होता। नहीं पता होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में कौन से कूचे हैं जिनको हमें कंजर्व करना चाहिए और जिसकी वजह से टूरिज्म भी आए और आवाम खींची चली आए लाहौर? इनफैक्ट जो पूरा वॉल्ड सिटी है, वैसे मैं आपको एक खबर दूं कि वॉल्ड सिटी में 1200 हवेलियाँ हैं, जिन्हें ये 1200 घर ऐसे हैं जिन्हें असर नौ जिनकी मरम्मत वगैरह की जा रही है, और उन्हें असल हालत में बहाल किया जा रहा है। 1200? 1200, ये शेरा वाला गेट से लेकर दिल्ली गेट तक, और ये सब ऐसे होंगे। लेकिन हमारा ये ख्याल है कि वॉल्ड सिटी सारे का सारा सिर्फ खाने पीने की जगह छोड़ दें। खाने पीने को आप थोड़ा उनकी आराइश कर दें, थोड़ा सिस्टमेटिक कर दें, बाकी सब घरों को म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। 1200 के 1200? नहीं, 1200 तो हो ही रहे हैं। अच्छा। वहाँ 2500 गलियाँ हैं, ओहो। 2500 गलियाँ, 2000 साल की तारीख है। वहाँ आपको 500 साल पुरानी हवेली आराम से मिल जाती है किसी भी कदम पे। आप दिल्ली गेट में घुसेंगे तो आपको आराम से, या शेरा वाला गेट से या कश्मीरी गेट से अंदर जाएंगे तो आपको 500 साल पुरानी हवेली मिल जाएगी। नाइस। ठीक है ना। अब लोगों ने किया क्या हुआ है, अच्छा, जो नज़र नहीं आती बाज़ औक़ात, वो ये कि लोगों ने वो जो नानक शाही ईंट की हवेलियाँ थी उनके ऊपर प्लस्तर कर दिया। अच्छा, उन्हें अपने तौर पे अपने रहने के लिए शक्ल दे दी उसे घर की, घर की शक्ल देने के लिए, या वो प्लेन ईंटें प्लस्तर कर दी हैं वो ईंटों वाले। ईंटें थोड़ी हो रही होंगी ना, भुर रही होंगी ईंटें, तो उन्होंने प्लस्तर कर, जैसे हम सब जी जी। तो प्लस्तर कर दिया। वो प्लस्तर के नीचे नानक शाही ईंट ही है सारी की सारी। जहाँ अब मोची में चले जाएं, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा क्या, हम सब लोग जो इस ऑब्जेक्टिव पे काम कर भी रहे हैं, कि बाज़ारों को थोड़ा सिस्टमेटिक कर दिया जाए, वहाँ खाने पीने के सामान रखे जाएं, सुवेनियर्स रखे जाएं, बाहर के लोगों को अपनी हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किताबें रखी जाएं, ऑडियो विजुअल सेक्शंस बनाए जाएं इन हवेलियों के अंदर, और इन हवेलियों की अपनी जो तारीख है वो लगा के रखी जाए। उनके जो पुरखों की अगर तस्वीरें वगैरह मिल जाएं तो वो वो रखी भी जाएं। रखी जाए, मतलब हर मतलब जब आप, चीज़। हर चीज़, जब आप आएँ वहाँ लाहौर से, जब आप निकले, तो 2000 साल की तारीख आपके बच्चे को और आपको अजबर होनी चाहिए, बिल्कुल तस्वीरी पता होना शक्ल में। चाहिए कि मैं रह कहाँ रहा हूँ। और इसमें लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। मतलब अगर आप चाहें 1000 रुपये की टिकट भी रख सकते हैं, रख सकते 2000 हैं। की भी टिकट रख सकते हैं। लोग आने के लिए तैयार हैं, खर्च करने के लिए तैयार हैं। इतने पैसे आपके खाने पीने का, रहने का,
अगर कोई अच्छी इमारतें हैं तो आप उन्हें हॉस्टल या होटल में भी कन्वर्ट कर हाँ, सकते हैं, होटल्स में चेंज कर मोटल्स में कर सकते हो सकते आप, हैं। ताकि टूरिज्म बढ़े। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताएं, हीरा मंडी की क्या कहानी है, क्या तारीख है? हमें तो मुख्तलिफ सुनने में मिलती हैं बड़ी बड़ी चीज़ें। आप असल बताएं कि हकीकत क्या है। और ये संजय लीला बंसाली की एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे हमने ख़त्म भी किया, क्यों नहीं बना सके और हमने इसको क्यों नहीं ज़िंदा रखा इस काम को? मुग़ल दौर में यहाँ जो तवाइफ़ाँ रहा करती थीं, वो महज़ नाचने गाने वाली नहीं थीं। अच्छा। वो तो उनके बच्चों को इवन अदब आदाब भी सिखाती थीं। अच्छा। हाँ, तवाइफ़ों की हिस्ट्री पे हमने लिखा भी है। मेरी किताब अब आने वाली है, लाहौर दरवाज़ों की दुनिया। उसमें हमने हीरा मंडी पे एक बड़ा मुकम्मल चैप्टर लिखा है। उसमें कुछ थोड़ा सा उसमें से क्रक्स दें हमें भी ज़रा। उसमें लो कुछ तवाइफ़ों का ज़िक्र है जो कि लखनऊ की भी हैं, दिल्ली की भी हैं और लाहौर की भी हैं। अच्छा। और वो तवाइफ़ें ऐसी थी कि जैसे एक एक तवाइफ़ को वो 6 घोड़े बग्गी के साथ बाँध के फिरा करती थीं। तो वो जो रीजेंट ऑफ़िसर था उसने कहा, यार ये तो ऐसे फिर ही नहीं सकती। ये तो सिर्फ़ लाट साहब फिर सकते हैं, गोरे अच्छा। साहब जो हैं, या कोई राय बहादुर फिर सकता है या कोई खान बहादुर फिर सकता है, इसको जुर्माना करो। उन्होंने को 1000 रुपये उस ज़माने में जुर्माना कर दिया। उस ज़माने में? उस ज़माने में वो 1000 रुपये जुर्माना देती थी रोज़ाना और फिरती थी 6 अच्छा। बग्गियाँ लेके। अ, ऐसी ही जो बहुत सी तवाइफ़ें हैं जो बहुत अमीर कबीर थी, जिन्होंने मौसीकी की खिदमत, वाक़ई खिदमत की, गाया, बल्कि पहले जो गीत हैं वो उन्होंने ही गाए। अच्छा। हाँ जी, वो और तरबियत वगैरह दिया करती थीं, अदब-आदाब, एथिक्स, रहना-सहना, उठने-बैठने का ढंग सिखाया करती थीं। अ, आप समझेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, अच्छा, तब की तवाइफ़ें भी? तब की तवाइफ़ें। उसके बाद गड़बड़ हुई जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए। उसके बाद क्या हुआ? उस पहले तो एक मुग़ल जब चले गए तो ये काफ़ी लूटे-पुटे, फिर यहाँ पे आ गए 9 दौलतें। वो 9 नौ दौलतों दौलतिये। 9 दौलतिये जब आए, 9 दौलतों ने आके पैसा फेंका। एक तो वो जज़्बाती बहुत हुआ करते थे। वो तवाइफ़ों को ओन भी करना शुरू कर देते थे, पोज़ेस करना शुरू कर देते थे। कि ये हमारी हैं। ये हमारी हैं, जो कि कल्चर भी बदल रहा था ना उस ज़माने में। ब्रिटिशर्स आए, उस वक़्त तक काफ़ी ज़्यादा इनका ख़राब हो चुका था मामला। जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने इनको बिल्कुल ही अपने ऑफ़िसर्स के लिए जिस्मानी तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इनकी तारीख़ अगर आप पढ़ें तो हाँ, ऐसी तवाइफ़ें भी हैं, जैसे लाहौर की एक तवाइफ़ ने खैरपुर के एक ज़मींदार के साथ बहुत बुरी की थी। अच्छा। वो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया, उसको यहाँ से खैरपुर ले गया, खैरपुर में उसके लिए एक महल बनवा दिया सहरा के अंदर। अच्छा। और वो उसका भाई बड़ा लड़ाका सा था, उसका भाई बहुत लालची था उस तवाइफ़ का। ठीक है। वो उसे पैसे-वैसे ऐंठता रहता था और ये जो ख़ातून थी ये नाराज़ होके वापस लाहौर आ जाया करती थी। अच्छा। और वो एक 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 बार वो पूरी ट्रेन भर के सिंध से यहाँ लाहौर लेके आया इसको मनाने के लिए और ओह! फिर लेके वापस गया। क्या बात है! तो ये सारा कुछ चौंचले भी उठाया करते थे इनके तवाइफ़ों के। लेकिन ज़्यादा जो जिस्म फ़रोशी का काम शुरू हुआ, वो यहाँ से हुआ। वो ब्रिटिश दौर से हुआ। ब्रिटिश दौर से हुआ, ब्रिटिश दौर ठीक से हुआ। हुआ। और उन्होंने ही आके जब अपने ऑफ़िसर्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इनको जिस्मानी तौर पर, तब से फिर इसका नाम ज़्यादा मार्केट में कह लें मशहूर होने लग गया। लाहौर की लोगों का मार्केट में पत वैसे मुझे वजह समझ नहीं आई। लाहौर की मार्केट में कोई ऐसी तवाइफ़ें बहुत ऐसी तवाइफ़ें नहीं थीं जैसे कि हमें लखनऊ और दिल्ली में मिलती हैं। वो हुँ। बहुत अमीर तवाइफ़ें थीं। वो मौसीकी को आप समझें कि हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाली वो हैं। वाह! और जो उनके मैनर्स, जो उनका मैनरिज़्म था मोराल से। और जैसे उनका तर्ज़ ज़िंदगी था, वो लाहौर की तवाइफ़ों का मुझे नज़र नहीं आया पढ़ते हुए। हम लाहौर की तवाइफ़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचारी मातूब ही रही हैं। अच्छा। हाँ, वो शायद सिखों वाले दौर में भी आके थोड़ा यहाँ ज़ेर-ए-ताब ज़्यादा रहीं। यहाँ सिख थे ना, तो वो उनको एक कमोडिटी ही के तौर पे ट्रीट करते थे। सही हो गया। चित्राल गए हैं आप? जी। चित्राल काफ़िरों का शहर भी कहा जाता है, ये इसकी क्या वजह है? फूलों का शहर पेशावर है, हुँ। वो पेशावर है। नहीं, नहीं, इन्हें काफ़िरों की वादी भी कहा जाता है अच्छा, वो चित्राल को। कालाश की वजह से। जी, तो इसकी क्या तारीख है? इधर क्या मामलात थे? अच्छा, इसमें देखिए सुनी-सुनाई बातें तो ये थी कि ये ग्रीक जो थे फ़ौजी थे और ग्रीक आर्मी से
टूट के वो इधर आए, इधर आके उन्होंने शहर, ये कालाश का इलाका बसाया और यहाँ रहे, ये उनकी औलाद हैं सारी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कोई ग्रीक सोल्जर, कोई ग्रीक जनरल वो यहाँ नहीं आया। अच्छा, और कभी भी नहीं आया, उसका कोई रूट ही नहीं बनता इधर आने का। तो बस ये बनी बनाई बात ये बनी बनाई बात है, उसका कोई रूट नहीं। ग्रीक इधर आए ही नहीं। ग्रीक आए थे, वो जेलम तक आए, जेलम से वापस गए, 2 हिस्सों में तकसीम हो के, कोई कराची से और किसी और बहरी रास्ते से वापस चले गए। चित्राल में ग्रीक का आना तारीखी तौर पे साबित ही नहीं है, किसी जगह भी, किसी भी जगह पे नहीं है। तो ये लोग अगर, और मेरा ख्याल है वो लोग भी ऐसा ओन नहीं करते इसे। अब ये आपको बताऊं, जूलियन यूनिवर्सिटी में जो क्यूरेटर हैं वो इस वक्त वो कालाश से हैं। अच्छा, वो तो इस चीज़ को ओन नहीं करती, वो कोई वो भी नहीं ओन नहीं करते। करती कि वो ग्रीक नस्ल से हैं। या देखिए, खुद इतना बड़ा मुल्क था, इतना बिग कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट में शुरू तो पेगनिज्म से हुए थे ना, सब लोग पेगन्स थे ना शुरू में। उसके बाद फिर वो सनातन मजहब ये वे सब शुरू हुआ। 40,000 साल पहले के हमें आर्ट वर्क मिलता है पत्थरों में, और हमारी जो अच्छा, नॉन कोशियाना कॉइन्स भी मिलते हैं, तो और इसके अलावा भी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, कुछ तलवारें मिलती हैं, तो वो कहाँ पे जाती हैं अब? ये सारी कहीं आप लोग महफूज करते हैं ये सारी? जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है टेक्सला का, वहाँ से जो कुछ मिला है वो सारा म्यूजियम में पड़ा हुआ है। अच्छा ज़ीशान भाई, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में खूबसूरत हवेलियाँ कौन कौन सी हैं? बहुत सी हवेलियाँ खूबसूरत हैं। मैं तो अपने जब व्लॉग्स में जिक्र कर रहा होता हूँ तो मैं इमेजिन करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लड़ मुटियारें हैं जो खड़ी हुई हैं, अच्छा, दोशीज़ाएँ हैं जो खड़ी हुई हैं, आहा हा हा, अप्सराएँ हैं जो खड़ी हुई हैं सज धज के, साड़ी पहन के। इतनी खूबसूरत है? इतनी खूबसूरत हवेली है, इतनी ही। कूचा राम दोबारा की एक हवेली है, मैं तो उस पर आशिक हो गया था। वाह, हवेली नौनिहाल सिंह ऐसी खूबसूरत हवेली है। लाल हवेली ऐसी खूबसूरत हवेली, उसका आप एक्सटीरियर देखिए वर्चुअली बाजार में। लाल हवेली हमें तो पिंडी वाली का पता है ना, लेकिन जो हमें लाहौर तो शेख साहब वाली हवेली का शेख, पता है ना। जी जी, लेकिन जो जो लाहौर की लाल हवेली है, उसका एक्सटीरियर, उसका वो इट्स पार एक्सीलेंस। लाल हवेली में सुना है कोई जिन्नात वगैरह भी हैं, कोई ऐसी बात है? अच्छा, कोई मैं, असेब हैं, साए हैं? कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन हुआ ये, मैं आपको जाती थे, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता, अच्छा, लेकिन आपके साथ कुछ हुआ है? ये कुछ हुआ है। ये जब आप व्लॉग वगैरह करने गए थे या वैसे ही गए हुए नहीं, थे? हम व्लॉग ही करने गए थे, ठीक वरना है, वैसे तो जाने विजिट्स का। भी तो होते हैं ना वैसे, मतलब देखता है बंदा। देखिए, वो हवेली लॉक्ड है, ठीक है, वो कोई नशई वगैरह बाज़ औक़ात उसका ताला तोड़ देते हैं। मैंने अपने एक दोस्त से कहा हुआ था कि जब कभी इसका ताला टूटा हुआ मिले तो आपने हमें बता देना, हम आ जाएंगे। मेरा दोस्त वहीं करीब ही रहता है, अनस। अच्छा, अनस ने एक दिन बाइक पे गुजरते हुए देखा कि उसका ताला टूटा हुआ। वो नशई वगैरह तोड़ देते हैं, नशा वशा करने वाले लोग, अंदर जाके वो ज़रा, वो, हाँ। तो उसने मुझे फ़ोन किया, हम लोग वहाँ चले गए। अच्छा, और वो अगर आप व्लॉग में देखें तो हमारे पास टॉर्च भी नहीं है। वो टॉर्च में हमने छोटी सी ली है, वहीं से प्लास्टिक की टॉर्च ली हुई है। अंदर गए, अंदर से बड़ा ज़बरदस्त उसका है, उस ज़माने के एतबार से इंटीरियर है। दारू की हवेली है। दारू जो है वो एक रक़ासा थी, वो एक सिख जर्नैल की महबूबा थी। अच्छा, उनकी मोहब्बत की जो दास्तान है वो मुजस्सम हुई है यहाँ आके, अच्छा, इस हवेली की सूरत में। ज़ाहिर है कोई ऐसी तो हवेलियाँ नहीं बनाता ना। बिल्कुल, अगर किसी जो वैसे मोरा जो थी, मोरा रंजीत सिंह की महबूबा थी। अच्छा, उन्होंने उनके लिए मस्जिद बाद में बनवाई, वैसे उनके लिए उन्होंने 25 कोड़े भी खाए थे। ओहो, इतनी मोहब्बत? मोहब्बत। और कोड़ा खाने वाला कौन है? वो कोड़े खाने वाला रंजीत सिंह है, रंजीत सिंह, जिसने अफगानों को और अंग्रेज़ों को और नथ डाली हुई नथ थी। डाली हुई थी। तो आपको हैरत होगी सुन के अच्छा, कि उसने कोड़े खाए। कोड़े कैसे खाए? रेशमी रुमाल का कोड़ा बनाया गया और 25 कोड़े मारे गए, क्योंकि जो तख्त था उनका, वो इजाज़त नहीं दे रहा था कि आप किसी मुसलमान से शादी करें। तो अच्छा, मुसलमान से शादी करने के लिए ज़रूरी था कि उसको फिर सज़ा मिले। 25 कोड़े उसने कहा कोड़े मार लो, खैर है, मैं मोरानों में करना। लेके जाना है। हाँ, मोरानों में लेके जाना है। तो मोरा से शादी की, खैर वो दास्तान है। तो लाल हवेली में जब हम गए, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ एक तो जो तह खाने हैं, अच्छा, वो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि दरवाजे से आप अंदर एंटर होते हैं तो पहले क्या आता है, क्योंकि मैंने नहीं देखी दरवाजे हुई, से एंटर होते थोड़ा सामने सा मुझे। सीढ़ियाँ, अच्छा, दरवाजे सीढ़ियाँ, और पहलू में एक कमरा है। कमरे के अंदर सीढ़ियों के पहलू में ही कमरा है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, लेफ्ट, और दाएं तरफ तो सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन बाईं तरफ एक कमरा है, अच्छा, और वो कमरे के अंदर कमरा खुलता है। हर कमरे के
पहलू में कुछ सीढ़ियाँ हैं जो एक तय खाने तक जाती हैं। हर कमरे में एक कमरा है और हर कमरे में कुछ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं, और वो सीढ़ियाँ तहखाने में तय जाती खाने हैं। में जाती हैं। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल मैंने हिम्मत मुजतमे की। और आपके साथ कोई था? मेरे साथ मेरी टीम थी। टीम थी। कमर अली मुराद थे, रशीदुल हसन थे, अच्छा। अनस था। पहली बार जब हम गए हैं, अनस तो बहुत डर रहा था। अच्छा। तो खैर, अगर आप ऊपर जाएं तो ऊपर आपको बहुत खूबसूरत एक शीश महल टाइप कमरा मिलता है, जो कि बैठने उठने के लिए उन्होंने बनाया हुआ था, जहाँ कहीं बैठ के रक्स वक्स देखा करते थे। अच्छा। हम फिरते फिराते रहे वहाँ, उन तहखानों में भी गए। पहली बार मैं नहीं गया, मैं डर रहा था कि मुझे किसी ऐसी जगह जाना अच्छा नहीं लगता जहाँ मुझे कुछ नज़र ना आ रहा हो। मतलब किसी ऐसी जगह पे छलांग लगाना या किसी ऐसी जगह पे पाँव रखना मुझे हिम्मत नहीं होती जिसे मैं देख ना सकूं। अच्छा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जब हम रोहतास फोर्ट गए बाउली में। उस बाउली में नीचे मुझे पानी नज़र नहीं आ रहा था। वो कोई सैकड़ों सीढ़ियाँ जो उतर के नीचे जाना पड़ता है उस कुएं में, ओके। रोहतास के। तो मैं नहीं गया था। तो व्यूअर्स एतराज़ करते हैं, जी आप खुद क्यों नहीं गए? तो भाई मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाता नहीं जाते। जो चीज़ मुझे नज़र ना आ रही हो। तो वो तय खाना मुझे नज़र नहीं आ रहा था अच्छा। पहली बार। तो व्यूअर्स ने एतराज़ किया, तो मुझे इन्होंने, मुन्ना भाई ने भी कहा कि यार जाना चाहिए, आपको लोग कह रहे हैं। लेकिन आपने कहा नहीं, लोगों को कहने दो, मैं नहीं जाना। नहीं, मैं फिर गया, अगली बार गया, अच्छा। दोबारा विजिट किया फिर हमने। फिर मैं उन तय खानों में उतरा भी, और बाय गॉड ओरिएंटेशन ही आपकी गड़बड़ हो जाती है सारी, क्योंकि इतना अंधेरा है तय खाने में और ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा, रोशनी भी नज़र नहीं आ रही। आप इमेजिन करें तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने आपको एक टीन के डिब्बे में बंद कर दिए। मुझे तो ये दम घुटने की एक क्लास्ट्रोफोबिक सी एक फीलिंग फीलिंग होती होती है, है। तो बिल्कुल। मैंने इसीलिए वो, अगर आप व्लॉग देखें तो मैं वहाँ से कह रहा हूँ कि रशीद आप खड़े हो, आप खड़े हो। तो उसने कहा जी सर मैं खड़ा हुआ हूँ, वहाँ ठीक है। नज़र नहीं आ रहा। खैर मैं बाहर आ गया अच्छा, फिर। लाल हवेली पे ही आ जाते हैं वापस। अच्छा, ये लाल उसमें हवेली की बात है। ये लाल हवेली की बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद हुआ क्या वहाँ पर? उसके बाद हुआ ये कि हमने आके वो जो डेटा है अपने एडिटर को दे दिया, बिलाल को। अच्छा, वहाँ पे वहाँ शूट कर लिया जो शीट करना शूट है। शूट हो गया, वहाँ से वापस आ गए। वहाँ से वापस आ गए, डेटा हमने दे दिया बिलाल को। अच्छा। बिलाल जब एडिट कर रहा था तो वो रात में एडिट करता है, ज़ाहिर है। अच्छा। उसने रात में मुझे कोई 2 ढाई बजे फ़ोन किया। उसने कहा की करके आए हो? मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा ते भूत प्रीत होते फिरन देने ਤੁਹਾਡੇ आले दुआले। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? वहाँ तो हम होके आए हैं। उसने कहा नहीं ये देखें। और उसने फिर, अगर आप व्लॉग देखें तो उसमें वो दिखाया हुआ है कि एक वाइट सा ह्यूला है जो हमें देख रहा है। अच्छा। मतलब मैं उसे, ज़ाहिर है वो मुजस्सम नहीं है, वो गोश्त पोस्त का नहीं है, वो एक इंसानी शक्ल का धुआं है, वाइट कलर का, जो हमें देख रहा है ऊपर से खड़ा होकर। ओह नाइस। तो बहरहाल हम आके बीमार पड़ गए। अब वो हो सकता है मौसम बदल रहा हो सकता है वायरल कोई इन्फेक्शन हो गया हो, लेकिन हुआ ये कि वो लाल हवेली से वापस आए और बीमार हो तो गए। मैं और रशीदुल हसन दोनों बीमार हो गए थे। तो खौफ भी तारी हो गया। खौफ तो ऐसा तारी इसलिए नहीं हुआ कि हमें एडिटर ने बताया कि ये है इसके अंदर, खुद से नहीं देखा। खुद से नहीं देखा। तो वो उस क्लिप वक्त तो एहसास भी जब नहीं हुआ। जाके एडिटर के पास क्लिप देखा तो वो नजर आया वक्त? वो वीडियो पे नजर आता है। वो वीडियो हमें मिल सकती है? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, आप वो वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पड़ी हुई है वीडियो। तो अच्छा। जो दूसरी बार हम लाल हवेली गए उसमें उसने दिखाया कि पिछली बार ये हुआ था। वाह। हवेली नौनिहाल की बात कर लेते हैं। हाँ, बड़ी वैसे खूबसूरत। खूबसूरत है, और आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट से भी देखें तो वो भी बड़ा मंजर पेश करती है, लेकिन उसकी हिस्ट्री सुना है कि बड़ी खौफनाक हौलनाक है। वो क्या कहानी है? हवेली नौनिहाल सिंह, मुस्तंसर हुसैन तारड़ कहते हैं कि वो लाहौर का ताज महल है। अच्छा। और वाकई बहुत ही खूबसूरत हवेली है, सिख तौर की बनी हुई है। नौनिहाल सिंह उसके पोते थे, रंजीत सिंह के। तो उनके लिए वो हवेली बनाई गई थी। जो फ्रेस्को आर्ट है, मोज़ेक है, जो उसकी अब तक मौजूद है। हम्म। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब उसके ऊपर काम हो रहा है, तो बड़ी जल्दी वो रीन्यू हो जाएगी सारी की सारी। हम्म। इसी हवेली में जो ऊपर वाला कमरा है उसके अंदर रामलीला की पूरी दास्तान तस्वीरी शक्ल में मौजूद है, जो मैं पहले जी, आपको आपने बता पहले रहा था। बताया, बिल्कुल। हुआ ये कि ये हवेली बदनसीब बहुत है। जितनी खूबसूरत है उतनी ही बदनसीब है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि जब रंजीत सिंह चले गए दुनिया से तो खड़क सिंह आ गए। अच्छा। खड़क सिंह ने डोगरा ख़ानदान को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया। डोगरे वही हैं जो कश्मीर में भी हुकूमत करते थे, ध्यान सिंह वगैरह। यहाँ हवेली ध्यान हम्म। सिंह भी है। हम्म। और चेत सिंह को अपने करीब कर लिया, जिसका डोगरों को बड़ा रंज था। डोगरे बहुत साजिशी थे। हम्म। डोगरों ने नौनिहाल सिंह और उसकी माँ चंद कौर को एतमाद में लिया और ये कहा कि खड़क सिंह को
फारिग करते हैं, आप तख्त संभाल लें। तख्त संभाल लें। चंद कौर ने कहा कि आप फारिग ना करें, आप उसे मारें। सिर्फ फारिग नहीं करना, उसे ਉਹਨੂੰ मारना भी है, मारना है, जो तो कर रहेगा खड़क सिंह को सानू खड़कांदा रहेगा। खड़कांदा रहेगा। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको जहर देना शुरू किया, ठीक है। खड़क सिंह को आहिस्ता आहिस्ता जहर देना शुरू किया मुख्तलिफ हुक्मा के ज़रिए, और खड़क सिंह मर गया। अच्छा। खड़क सिंह मर गया तो खड़क सिंह की जब चिता जलाई जा रही थी, जाहिर है नौनिहाल सिंह भी वहाँ था, वहाँ उधम सिंह भी था और उधम सिंह का बेटा भी था। अच्छा। उधम सिंह डोगरा खानदानी का बंदा था जो कि ध्यान सिंह का भाई था। अच्छा। वापस जब आ रहे थे तो उसने स्नान किया, उसने वो नहाया हुजूरी बाग के करीब ही। नौनिहाल ठीक सिंह है। 19 बरस का था उस वक्त, अच्छा, 19 साल का। 19 साल का। तो जब आप दाखिल होते हैं ना, फोर्ट में दाखिल होते हैं, ऐसी सीट एक सड़क चढ़ के ऊपर जाती है, आप तो लेफ्ट चले जाते हैं अंदर जाने के लिए, राइट पे एक चट्टान सी है, अच्छा। रोशनाई गेट की चट्टान है, जिसके ऊपर जो रोशनाई गेट कहलाता है, वो चट्टान नौनिहाल सिंह पे गिर गई। अच्छा। जब वो खड़क सिंह की वहां से चिता जला के वापस आ रहा था, तो वो चट्टान उस पर गिर गई। उधम सिंह का बेटा तो मौके पे मर गया। अच्छा। नौनिहाल सिंह जख्मों से चूर हो गया। नौनिहाल सिंह को चार कोहार उठा के जल्दी से हवेली में लेके आए। वो चार कोहार कत्ल हो गए और ये नहीं पता चला आज तक कि उनकी लाशें कहाँ गई। नौनिहाल सिंह कुछ दिन जख्मों से चूर रहा और फिर मर गया। तो एंड ये है? नहीं, अभी भी एंड नहीं हुआ। अच्छा। अब चंद कौर रह गई बाकी। ठीक है। चंद कौर जिसने तख्त संभालना था, जिस तख्त तो उसने नौनिहाल के लिए संभालना था, लेकिन अब नौनिहाल ही मर गया तो जाहिर है चंद कौर रह गई। अब चंद कौर पे भी उन्हें ट्रस्ट नहीं था डोगरों को। अच्छा। क्योंकि वो संध्याला संदारों के साथ उसके मरासिम थे। उन्होंने चंद नौकरानियों के जरिए चंद कौर को पत्थर मार मार के मरवा दिया इसी हवेली में। इसी की बालकनी, जो सबसे खूबसूरत बालकनी है जिसमें आप घूमते हैं तो हर तरफ आपको वो आर्ट नजर आता है, उस पर उसकी लाश लटक रही थी चंद कौर की। और उन नौकरानियों के नाक और कान कटवा के दरिया रावी में फेंकवा दिया गया। फिर क्या हुआ सर? फिर चंद कौर तो पहले ही मर चुकी थी। अब रह गया शेर सिंह। शेर सिंह को ध्यान सिंह ने साजिश पहले ही कर रहा था, उसने राजा बना दिया। अच्छा। लेकिन फिर संधेला सरदारों के जरिए शेर सिंह को, ये बेगमपुरा का इलाका आपने देखा है, यूनिवर्सिटी की बैकग्राउंड जो बैक साइड है, जी जी, यहाँ शेर सिंह की समाध है। शेर सिंह और कंवर प्रताप सिंह को एक राइफल दिखाने के बहाने कत्ल करवा दिया संधेला सरदारों से। ओ तेरी खैर। लेकिन उन्हीं संधेला सरदारों ने, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते थे संधेला सरदार और ध्यान सिंह पे, उन्होंने शेर सिंह को और उनके बेटे कंवर प्रताप सिंह को मारने के बाद, कंवर प्रताप लोगों में इनाम तकसीम कर रहा था, छोटा सा बच्चा था, उसने हाथ भी जोड़े संधेला सरदारों के, मुझे ना मारो, लेकिन उन्होंने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वापस आके ध्यान सिंह को भी कत्ल कर दिया। अच्छा। ये सारी इनकी दास्तान फिर पूरा सिख शाही खानदान ध्यान सिंह की साजिशों की बदौलत ख़त्म हुआ। तो ये इस हवेली की हिस्ट्री है। वो बहरहाल किसी न किसी तरीके से ये सब लोग इस हवेली से मुताल्लिक रहे। क्या बात है। अच्छा, मुगल दौर में किला और महलात तो कमाल के थे, लेकिन अवाम की हालत उस टाइम पे क्या थी? बहुत बुरी। इनफैक्ट मुगलों के दौर में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज ही नहीं हुए। अवाम की हालत बदलती है जब आप ज़राए पैदावार को, चाहे वो ज़मीन है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री है या कुछ भी है, जब आप उसमें कोई तब्दीली लाते हैं। तो इनका जो पूरा दौर था 16वीं सदी से लेके और अब तक का, ये 1857 तक का, उसमें तो कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हुए। हमें कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आती, कोई रोज़गार के बहुत ज़्यादा ज़राए नहीं थे। फिर ये लोग खेतों पे लगान बहुत ज़्यादा लिया करते थे। अच्छा। इनके जो दीवान थे, जो इन लोगों ने अपने ऑफिसर मुकर्रर किए हुए थे, वो जायदादें भी हथियारिया करते थे। अगर किसी ने कोई ज़मीन वगैरह बनाई हुई है तो वो मर गया तो जायदाद, वो ज़मीन उसके बच्चों तक नहीं जाती थी, वो हथियारिया करते थे। एक लिहाज से जो पूरा हिंदुस्तान था वो एक कुंबे की सेवा में लगा हुआ था। अब हमें जो इमारतें, मकाबे, जो बिल्डिंग्स और वो नज़र आते हैं, वो ठीक है, वो ज्योमेट्री का, मैथमेटिक्स का या फ़न तामीर का, आर्किटेक्चर का तो आला नमूना है, लेकिन अवाम हमें कहीं भी तरक्की करते हुए नज़र नहीं आई। सर, कुछ लोग ये हैं, मंगोलों के हमले को भी लाहौर पे ना मानते नहीं हैं। ये क्या हकीकत है? लोग ना माने, लेकिन मंगोलों ने
अब लोग हर उस हमले को ही मानते हैं जिसमें चंगेज खान खुद शामिल था। हम्म ऐसा तो नहीं है। हम्म 1215 में मंगोलों ने लाहौर को घेर लिया था और यहाँ पे तुर्क गवर्नर हुआ करता था इख्तियारुद्दीन कराकश। अच्छा इख्तियारुद्दीन कराकश यहाँ से भाग गया। ये वाक़या है सुल्तान अल्तमश और रज़िया सुल्तान और उनके बाद का, जब यहाँ रेशा दवानियाँ थीं, आपस में झगड़े मुल्तान के, लाहौर के, हम्म दिल्ली के आपस में चलते रहते थे। झगड़े चल रहे थे। नासरुद्दीन कबाचा ये वे सब लड़ रहे थे आपस में। हम्म तो मंगोल आ गए, मंगोलों ने लाहौर को घेर लिया। इख्तियारुद्दीन कराकश सोने चांदी हीरे जवाहरात एक कब्र में दफन करके दिल्ली की तरफ रवाना हो गया अच्छा कि यार मंगोलों ने नाल नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, बड़े जालिम ने। बड़े जालिम ने। लाहौरिये सो के उठे। आपको पता है ना, लाहौर वाले जी तो जी, सो के भी देर से उठते हैं हाँ और जी, वो उठ के इजी होके सबसे पहले वो लस्सी वस्सी पीते हैं, हाँ चिल करके नाश्ता करते हैं, नाश्ता फिर उसके बाद देखते हैं फिर खाना की दोपहर दा खाना की फिर उस तो बाद वो खा के कहते हैं हुन शामी की खाना है। नहीं वो हलवा पूरी हाँ निहारी तो वो ते खद्दे लाहौरी मशहूर ने। पाए खाने के बाद लस्सी पीते हैं, फिर हाँ दोबारा सोना फिर होता है सुना उन्होंने। होता है। लेकिन उस दिन वो बेचारे सब कुछ नहीं कर सके अच्छा क्योंकि मंगोल खड़े हुए थे। वो डर के ही रहे। नहीं, वो लड़े। अच्छा लाहौरिये मंगोलों के साथ दू बदू लड़े, जिनसे सारे डरते थे। जिनसे सारे डरते थे। ये तारीख है, हकीकत है। आप अगर आप आज के किसी मौरख को पढ़ना चाहते हैं तो सलमान रशीद ने बहुत वाज़े तौर पे बहुत तफसील से इसके बारे में लिखा है कि दीनदार मोहम्मद, उसके बेटे और यहाँ का जो असिस्टेंट कमिश्नर था, आप समझ लीजिए उस ज़माने का असिस्टेंट कमिश्नर जो भी उसे कहते थे, ये सब लोग लड़े। आपने सैयद सूफ का मज़ार देखा होगा, सैयद सूफ का मज़ार। वज़ीर मस्जिद के सामने। जी जी। कश्मीरी बाज़ार में हसन बलखी को देखा होगा, जकी गेट देखा होगा। बिल्कुल। ये सब लोग मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। ओके। लाहौरियों ने गली कूचों में मुक्कों से, टकरों से, भालों से, जो जो उनके हाथ आया उन्होंने उसे मार दिए, उस तरह लड़ाई भगाया उन्हें। भगाया। 40,000 कहते हैं कि जख्मी किए थे मंगोल इन्होंने। ओहो, और इनकी कितनी उस टाइम पे? इनका भी ताख्तो ताराज किया बहुत। वो कहते हैं हमें, अच्छा लाहौर को मंगोलों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बाद में गखड़ों ने पहुंचाया है। वो यानी क्या वजह थी? जो आसपास के ट्राइब्स थे, हम्म जो लूट मार जिनका काम था, वो लूट मार करने के लिए लाहौर में आ गए। उन्होंने लाहौर को और लाहौरियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहता चलूँ, आपने जिंदा दिलाने लाहौर सुना होगा। बेशक। वो जिंदा दिल इसलिए कहलवाते हैं कि हर बार जब ताख्तो ताराज हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, ईंट से ईंट बजाई गई है लाहौर की, या उन्हें कत्ल गारत की गई है, उन्हें लूट खसूट हुई है यहाँ पे, हर बार लाहौरी बगैर वक्त ज़ाया किए तामीर नौ में लग जाते हैं। दोबारा ना सिर्फ लग जाते हैं बल्कि रिक्रिएशन का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। क्या बात है। ये लाहौरियों, मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ और बाल वाला साहब भी तो सलाम ऑलरेडी पेश करते रहते हैं। मुझे ये बताएं, अंदरून और बैरून लाहौर में क्या फ़र्क है? सर बहुत फ़र्क है। क्या? अंदरून में हया है, मोहब्बत है, खुलूस है, मज़हब के नाम पे कोई साजिश नहीं है, कोई नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है। वहाँ माँ बहन का एहतराम है, बड़ों का एहतराम है। वहाँ लेन देन के मामले को बहुत ज़्यादा उस पर लड़ाई बढ़ाई आप कभी नहीं देखेंगे। अच्छा। औरतों की इज्जत देखेंगे। और बाहर ये नहीं। बैरून में ऐसा नहीं है। बैरून में आपको एक तो ख़ातीन के लिए कोई इज़्ज़त और एहतराम नज़र नहीं आता। आई एम वेरी सॉरी टू से, नहीं आता। गड़े में जाती औरत भी महफूज नहीं होती, ठीक है, इन लोगों के घूरने से। लेन देन के मामलात, मजहबी मुनाफरतें, तासुबात बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं। अंदरून वाले वैसे बैरून वालों को लाहौरी मानते नहीं हैं। अच्छा, वो उन्हीं को मानते जो वहाँ पैदा हुए। वो आप किसी से मिलने, वो ये कहता है ऐसी तो उन्हें मानने जड़ा थे पैदा हुआ है। अच्छा जी। वो कहते हैं वो जड़ा बाहर वाली मम्मी डैडी लोग ने, ऐसी उन्होंने लाहौरी नहीं मानते। बाहर वाले मम्मी डैडी भी, और बाहर वाले जो बाहर दूसरे इलाकों से आके आबाद हुए। हाँ बात हुए, लाहौर शहर में आ गए। मुझसे जब कोई पूछता है लाहौरी, मैं कहता हूँ यार मैं लाहौरी नहीं बन सकता। मतलब मैं चाहूँ भी तो नहीं बन सकता। एक तो मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती, और वो कहते हैं वो लाहौरी नहीं जिन्हें पतंग ना उड़ानी आती है। और दूसरा ये कि मैं ऐसे ड्रामेटाइज नहीं कर सकता कि थड़े पे बैठ के सिर्फ लुत्फानंदोज होने के लिए लड़ाई करूं। मतलब लाहौरियों की खास कैपेबिलिटी है वो। आपने मेरे एक व्लॉग भी है जिसमें हम वहाँ से गुजर रहे हैं बाजार से, और हमने उनसे पूछा, हम तस्वीर लेने लगे हैं एक बिल्डिंग की। तो बुजुर्ग आदमी थे बैठे थे, तो उन्होंने कहा
की कर रहे हो? हाँ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਰਹੇ हैं। कहता पैसे ਦਿਓ। अच्छा। हमने कहा किस चीज़ के पैसे? वो तस्वीर ले रहे हैं। कहता बिल्डिंग की तस्वीर ले रहे हो, पैसे दियो। अब मैंने कहा सर अभी तो खूबसूरत बिल्डिंग है, वो ले रहे हैं, अब क्या पैसे? इतनी देर में दूसरा बंदा निकला है जिसकी बिल्डिंग है। अच्छा। वो बाहर निकला, उसने कहा, अब उसने उसको मैंने कहा, थोड़ी एक दो बुजुर्गो। गालियां, नहीं बुजुर्गों क्या, वो दोस्त ही थे आपस में। उन्होंने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। तू कौन होना है कहने वाला? खिंचन दे तस्वीर। वो कहते हैं हमें खिंचन दे। अब जिसका घर है वो चाह रहा है हम खींच खींच लें, लें, जिसका घर नहीं भी नहीं है वो है। कह रहा है नहीं हमें मैं किचन दे। वहां से बात शुरू हुई, वहाँ से बात शुरू हुई उनकी। और मुझे ये समझ आ गई कि कभी किसी पुराने मुकदमे में किसी ने किसी के खिलाफ गवाही दी थी, कौन किसी की महबूबा पे आशिक था लेकिन हाँ हाँ महबूबा हाँ को वो हाँ। लेके भाग गया। वो सारी जो कहानी है वो उन बाबों की लड़ाई से मेरे सामने आ गई। और हर हर लम्हे मुझे लगा कि कोई हाथापाई ना हो जाए, लेकिन हाँ कुछ ऐसा लेकिन नहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ, एंड पे फिर वही हुआ। वो फिर चले कि जी ठीक है गए। चिल करो। सही हो गया जी। अच्छा, अंदरून में सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड हवेली कौन सी है? और उसके बाद इस सवाल पे आ जाते हैं जो मेन आपने कई लोगों के जो आर्टिस्ट थे, जो बड़े बड़े नाम थे इंडियंस, उनका घर दरियाफ्त किया, ढूंढा और लोगों को दिखाया, और उनसे राब्ता कैसे हुआ? ये सोच कहाँ से आई? ये कोई प्लांटेड था या कोई खुद इंटरेस्ट डेवलप हो गया? नहीं देखिए, बॉलीवुड म्यूज़िक का तो यकीनन आप भी शौक़ रखते होंगे। कौन है जो मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार बेशक, या सब हेमंत कुमार, सबने सुना है। सबने सुना, शायद और हम सब हमसे उनके शदाई अगली हैं। नस्ल अब ना सुन रही हो, लेकिन हम तो बहुत, हमने सुना हुआ है मतलब। और इनफैक्ट आप ये समझिए कि हमने डुगडुगी बजा के पहले बंदे इकट्ठे किए हैं, अच्छा। फिर हवेलियों की तरफ गए। अगर हम सीधा हवेलियों पे जाते तो शायद कोई ना देखता। ना देखता। हमने पहले रिलेट किया कि यहाँ पे हैं कौन 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 लोग हैं जो यहाँ से हम्म, गए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने ओम प्रकाश का घर ढूंढा था। क्या बात है। बल्कि सबसे पहले तो मोहम्मद रफ़ी साहब का ढूंढा। वो अच्छा। ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनफैक्ट वो पता ही है कि वो महला चौमाला में भाटी में रहते थे, सभी जानते थे। ठीक है। हमसे वहाँ चले गए और हमने उनके कुछ रिश्तेदारों को ढूंढ लिया जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से उनका जिक्र किया। उनके रिश्तेदार ज़ाहिर है यहीं रहते हैं सारे। बिल्कुल। फिर हमने ओम प्रकाश का घर ढूंढा। वो वाकई ढूंढा, हम्म। क्योंकि जहाँ हम गए उन्होंने, वो घर उनका नहीं था। अच्छा। जो वॉल सिटी वाले जो बताते हैं कि ये घर है, वो उनका वो घर नहीं है। ठीक है। ज़रा सा गली में आगे जाके घर है, और तो उनके वॉल सिटी वाले गलत बताते हैं क्या? उन्हें पता नहीं था इनफैक्ट। अच्छा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जब हम आगे गए जिस घर में, जो उनका इनफैक्ट घर है, वहाँ हमें बताया लोगों ने कि उनका भांजा या भतीजा यहाँ आया था अपना प्रॉपर्टी के लेके कागजात, हम्म। और उसने मार्क किया था कि ये उनकी हवेली है। गवाल मंडी में कुछ प्रेम गलियाँ भी हैं, इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड के बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा। प्रेम मेरा ख्याल था प्रेम गलियाँ, तो प्रेम गली में कहीं प्रेम चोपड़ा रहते होंगे। हम वहाँ फिरते रहे, लेकिन तंग आके थक हार के हमने उन्हें फ़ोन किया। चोपड़ा साहब को इत्तेफाक था, उन्होंने उठा लिया फ़ोन और उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं तो कृष्णा गली नंबर 5 में तीसरा घर था मेरा, गांधी एस्टेट के सामने। ओके। तो बड़े आराम से मिल गया वो घर। क्या बात है। तो उस पे पजीराई भी मिली बड़ी आपको, और उस पे इंडियंस में भी आप हैरान होंगे। वो जब हमने वो, खैर वो तस्वीर भी मैंने भेजी चोपड़ा साहब को। चोपड़ा साहब का मुझे मैसेज आया कि यार मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। क्यों? उन्होंने कहा यार तुम लाहौर रहते हो, पंजाबी हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? इंग्लिश क्यों बोल रहे हो मेरे अच्छा साथ? अच्छा। और मैं तो पंजाबी बोलना चाहता हूँ। वो क्या बात है। तो मेरे अब वो जब भी कभी उनसे मुलाकात, जब भी कभी बात होती है फ़ोन पे, कभी कभार रैंडमली उनका फ़ोन आ जाता है, ठीक है। तो वो पंजाबी में बात करते हैं, और वाह। ज़ाहिर है बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते हैं। आपकी पंजाबी भी बहुत अच्छी है या बस? नहीं, मैं आप पंजाबी थ्रू एंड थ्रू, क्या बात। ददियाल ननियाल मेरा सारा, बल्कि जो असल पंजाबी है वो हम ही लोग बोलते हैं, ये हाँ। जो माइग्रेटेड हैं जलंधर वगैरह से। सही हो गया। क्या उस्ताद दामन की बीवी को अब बुलवाई उठा कर ले गए थे? मैं एक्सक्यूज़ मी एक चीज़ का इजाफा ऐड कर करना दूं। चाह रहे हैं कुछ? ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि जो लाहौरी पंजाबी है वो बाकी पंजाबियों से फ़र्क है। जो लोग माइग्रेट करके आए हैं, कोई अगर जुमला बोल के दिखा दें कितना का फ़र्क है अप्रॉक्सीमेटली, कोई एक लाइन मसलन लाहौरी पंजाबी और आपकी पंजाबी में? मसलन कोई लाहौरिया अगर कहेगा कि मैं जा रहा हूँ फलां जगह मोची दरवाजे, ना, तो कहेगा मैं मोची दरवाजे जा रहा था, तेनू वेख्या, तेनू तक्या, ठीक है। अरे आ उरे आ, हाँ इधर आ। हाँ। वो जो हैं पंजाबी, जो हमारी ज़बान वाले हैं, वो ऐसे नहीं बोलते। वो कहते मैं जांदा पिया सी, मैं तेनू वेख्या तो तू इधर आ, अच्छा। किद्दां जाएगा, किद्दां आएगा। किदां? हाँ, किदां है? नहीं वो किद्दां ही तो फिर वो सराइकी हो जाएगा ना। हाँ ठीक हो गया। वो थोड़ा फैसलाबाद वाला ज़्यादा है। हाँ फैसलाबाद बिल्कुल। वाले से फैसलाबाद वाले ज़्यादातर ये कहते हैं किदां है। हाँ, वीरे कित्थे गया सी। वे कहते बिल्कुल।
बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, हम इस पे आ जाते हैं, हम इस सवाल पे भी कि क्या उस्ताद दामन की बीवी को बुलवाई उठा कर ले गए थे? हाँ, उसकी क्या डॉक्टर वजह थी? जाफ़र ने लिखा है, डॉक्टर जाफ़र ने लिखा है, इनफैक्ट लोग यही समझते हैं कि उस्ताद दामन ने सारी ज़िंदगी शादी ही नहीं की। उस्ताद दामन को इंट्रोड्यूस करवाया था मियाँ इफ्तिखारुद्दीन साहब ने कांग्रेस के जलसों में। हुँ, वो इनफैक्ट कांग्रेसी थे, और कांग्रेसी होने का मतलब ये था कि वो तक़सीम हिंद के मुखालिफ थे। अच्छा। जैसे कि उस ज़माने में कांग्रेस थी, हुँ, और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन बागबानपुरा ही के रहने वाले थे। ये बागबानपुरा में दर्जी थे, अच्छा। उस्ताद दामन। तो शेर वेर कहते थे। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन कांग्रेस के जलसों को गरमाने के लिए ले जाया करते थे इन्हें। तो उस्ताद जब शेर सुनाते थे पंजाबी ज़बान में अपना, तो ज़ाहिर है एक समा खड़ाक बाँध दिया होती थी करते बिल्कुल। थे, लोग बैठ जाया करते थे। बाय द टाइम तक़सीम हो गई, तक़सीम हुई तो ज़ाहिर है बुलवाई उधर भी थे, बुलवाई इधर भी थे। हुँ, इधर पे जो लोग टारगेट किए गए उनमें उस्ताद दामन भी थे। अच्छा, उनकी जो बीवी थी वो मसीही थी। अच्छा। हाँ, और उस्ताद दामन वॉज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। फैज़ साहब के दोस्त थे, आपको पता है। हुँ, तो उनको बुलवाई उठा के ले गए। उस्ताद दामन ये कहते हैं, फिर वो आ गईं। उनके साथ जो ज़ुल्म हुआ, ज़ाहिर है वो ज़ुल्म रवा रखा गया, जैसे कि बुलवाई वहाँ भी करते रहे, यहाँ भी करते रहे। उस्ताद दामन कहते हैं जब वो वापस आई तो मैंने कभी उससे फिर पूछा नहीं कि तुम्हारे साथ क्या ज़ुल्म हुआ है, अच्छा। और उन्होंने भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझ पे क्या गुज़री है। ओह! तो फिर खैर वो जल्द फौत हो गई थी वो। ख़ैर, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब लोग किसी हवेली या घर जाते हैं, कोई चीज़ एक्सप्लोर करने जाते हैं और आपको जाने की इजाज़त नहीं देते, तो तब दिल पे क्या गुज़रती है? नहीं, मुझे कोफ्त होती है। कभी इनफैक्ट ऐसा हुआ वाक़या कि कहीं बहुत दूर गए हों, कुछ एक्सप्लोर करने और वो चीज़ ही ना मिली हो? हाँ, और यहाँ उधर अंदर जाने की इजाज़त ना मिली हो? सबसे ज़्यादा कोफ्त मुझे जो हुई, कोफ्त इसलिए होती है कि हम एक मूड बना के गए होते हैं। वर्किंग करके गए होते हैं, पढ़ वर्क के गए होते हैं। पढ़ा बहुत होता है, बिल्कुल। काफ़ी काम किया होता है, डिस्कस किया होता है कि हमें कहाँ जाना है, किस, और हमें ये नहीं होता, ये पता नहीं होता कि इस इलाके में कहाँ पहुँचना है। हम लोगों से मसलन रविंद्रनाथ टैगोर का आपने नाम सुना होगा। हुँ, नोबेल प्राइज़ विनर हैं अदब के हमारे इस खत्ते में, हिंदुस्तान भारत में, बंगाल से। वो लाहौर आए 1934 में। अच्छा। लाहौर आके उन्हें एक्चुअली शांति निकेतन, ये नाम मैंने गलत दे दिया था अपने ब्लॉग में, शांति निकेतन जी। कह दिया था, जिसकी वजह से लोग उन्होंने लोगों ने कमेंट्स वग़ैरह किए? कमेंट किए बहुत ज़्यादा। असल नाम है उनके इदारे का शांति निकेतन। निकेतन। हाँ जी, शांति निकेतन। शांति निकेतन के लिए वो चंदा इकट्ठा करने आए। अच्छा, यहाँ एक साहब थे धनीराम भल्ला। धनीराम भला। धनीराम भल्ला की दुकान थी अनारकली में जूतों की। अच्छा, हिंदू जो ताजिर थे वो जूतों का काम आमतौर पे नहीं करते थे कि उसमें चमड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो पसंद नहीं करते बिल्कुल। लेकिन धनीराम भल्ला वॉज़ अ बिज़नेसमैन। हुँ, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, तुझे करो। करो। तो बड़ा शानदार काम किया। उन्होंने 10,000 रुपया उस ज़माने में शांति निकेतन को दिया, हुँ, और ये शर्त आयद की कि रविंद्रनाथ टैगोर मेरे घर में रहेंगे। अच्छा। उनका घर, आप मुल्तान रोड हमारे करीब ही है। जी, जी, मुल्तान रोड पे आपने भल्ला स्टॉप भी देखा होगा। बिल्कुल देखा हुआ उस है। भल्ला स्टॉप से आप अंदर जाएँ तो आपको कुछ आसार मिलते हैं, बाग के आसार मिलते हैं जिनकी चौबुर्जियाँ हैं। अच्छा, बुर्जियाँ हैं, बल्कि चौबुर्जियाँ नहीं, वो 3 बुर्जियाँ हैं बेसिकली जो ठीक है, बाकी रह गई हैं। उनसे ज़रा-सा आगे भल्ला हाउस है, ठीक है। जो अब एक अमेरिकन इन्वेस्टर है उनके पास है। वो हम हुँ, पाकिस्तानी अमेरिकन है जो उनके पास है वो भल्ला हाउस। बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे, ढूँढते-ढाँढते, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम पहुँच पाएँगे भल्ला हाउस तक। हुँ, तो पहुँचे तो ज़ाहिर है उन्होंने आगे से गेटकीपर या जो भी केयरटेकर रखे होते हैं उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। अच्छा, और ड्रामा भी करते हैं कि मैं अंदर से पूछ के बताता हूँ, और थोड़ी देर बाद आके उसने कह दिया कि नहीं, इजाज़त नहीं मिली, आप जा सकते हैं। अच्छा, ऐसे गुरुद्वारों में जाने की इजाज़त नहीं मिलती। ठीक है, ऐसे ही, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि वॉल्ड सिटी में कोई हवेली ऐसी नहीं है, जो आपने कोई छोड़ी हो? जिन्होंने हमें इजाज़त ना दी ना हो। दी हो। वो तो आपने कहा पहले ही शुरू में क्लेम किया कि वो तो दरवाज़े उन्होंने खोल दिए हैं कि आप आएँ, आप आएँ, एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, बिल्कुल, चीज़ें कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को और पाकिस्तान का एक जो इमेज है पॉज़िटिव, वो भी पोर्ट्रे हो रहा है, बिल्कुल, और जो नहीं दिखाया जाता एग्ज़ैक्टली। ज़्यादातर हमारे टीवी चैनल्स की बात कर लें और बाकी जगहों पे। तो बड़ी इनको अच्छी। ये देखें, ये इतना हमारी जो खैर जो जद्दोजहद है ही है। हुँ, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़ा असासा है हमारे इस खित्ते का। फिर धनीराम,
वहाँ आके अगर वो रहे हैं तो मेरा ख्याल है उस घर को महफूज करके अब टैगोर के बारे में लोगों को बताएं कि टैगोर कौन थे। अच्छा, ये कर्जा उतर सकता है पाकिस्तान का, ये जितनी हमारे पास हेरिटेज साइट्स हैं, अगर हम इन पे टिकट्स लगाएं और लोग आएं, वीज़ाज पॉलिसीज इजी की जाएं लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। मैं क्या आप इस पे इत्तेफाक रखते हैं इस बात पे? मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, मुहावरतन कह रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास कितना हेरिटेज है। जब हम कहते हैं ना कि कदम कदम पे हेरिटेज है, तो इसका वी मीन इट। आप ये देखिए कि कौरवों और पांडवों की लड़ाई, जिसका हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू जो मजहबी किताबें हैं, महाभारत है, रामायण, जिनमें जिक्र है उनका, वो चकवाल के करीब लड़ी गई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि महमूद बूटी तक लड़ी गई हैं। उसके आसार में गारों की सूरत में मिलते हैं चकवाल में, तलागंग में, और यहाँ से आप इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो तिरनौल सारा बुद्धिस्ट एरिया है। वहाँ से आगे पेशावर तक सारा बुद्धिस्ट रीजन है। अच्छा। गिलगित बल्तिस्तान सारा बुद्धिस्ट रीजन है। और गिलगित बल्तिस्तान में ना सिर्फ बुद्धिज़्म के आसार हमें मिलते हैं, लोगों में शामनिज़्म अब तक मौजूद है। शामनिज़्म अच्छा। बुद्धिज़्म से, हिंदुइज़्म से भी ज़्यादा पुराना मज़हब है। अच्छा। तहरीरी तौर पे मौजूद नहीं है, लोगों के दिल में उन्होंने इंटरनलाइज किया हुआ है। वो आपने देखा होगा जनिपर का धुआं लेके जो ट्रांस में चले जाते हैं और वो बातें करते हैं, परियों से बातें करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं। बहुत बड़े बड़े दायाल पैदा हुए हैं। उन अच्छा। दायाल ने सोवियत यूनियन के टूटने की प्रिडिक्शन की हुई है, आफात की प्रिडिक्शन की हुई है। तो लोग मानते हैं, आप हम माने या ना माने, लोग तो इस बात को मानते हैं, उन मज़हब पे उसको इंटरनलाइज करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं और रचा बसा है उनके अंदर शामनिज़्म। लेकिन हमारे मुल्क में उसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली। तो सारा बुद्धिस्ट रीजन है, शामनिज्म का सारा रीजन है। सिंध में चले जाएं तो आप हड़प्पा हमारे 2 घंटे की ड्राइव है। तो कितना कुछ आप कंजर्व कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अनारकली की क्या कहानी है, असल तारीख क्या है? फिल्मी फर्जी है तारीख या असल में भी कोई इसकी कोई वैल्यू है? नहीं, सिर्फ फिल्मी तारीख है। अनारकली इनफैक्ट फिल्म बनने से पहले भी एक बार फिल्म बन चुकी है, फिर एक ड्रामा भी बन चुका है इंडिया में, और उसमें बड़े बड़े आर्टिस्टों ने काम किया। इनफैक्ट अनारकली का कोई किरदार नहीं है, हिस्ट्री में कोई किरदार नहीं है। उसकी और बहुत सी बीवियां थीं, बहुत सी कनीज़ें थीं, बहुत सी और ख़ातीन होंगी जहांगीर की, लेकिन अनारकली अयाश थे? हाँ, काफ़ी अय्याश थे। वो अय्याश तो बादशाह अय्याश नहीं होगा तो बादशाह कैसे कहलवाएगा? क्या बात वो तो कामा ही बन जाएगा ना। बहुत अय्याश थे। और जहांगीर के बारे में तो ये भी है कि वो शराब का बहुत रसिया थे, बहुत रसिया थे शराब इंग्लिश के। पीते थे या देसी? इंग्लिश इनफैक्ट उनके दौर में आना शुरू हो गए थे। अच्छा। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये उन्हीं के दौर में वारद हुई थी यहाँ। क्या बात है। और वो जो थॉमस स्ट्रॉ है, थॉमस स्ट्रॉ वो उन्हीं से मिला था आके पहले, उन्हीं के दरबार से ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी शुरू होती है फिर। तो मेरा ख्याल है साथ लाया ही होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन ब्रिटिशर्स ने अमेरिका में रेड इंडियंस को शराब पिला पिला के उनकी ज़मीनें लूटी। हाँ, ये साइन की हकीकत है। बात ये करें। आप हॉवर्ड ज़िन की किताब पढ़े ना, हॉवर्ड ज़िन एक हिस्टोरियन है, बहुत बड़े अमेरिका के हिस्टोरियन है, हम अपने हिस्टोरियन की बात नहीं कर रहे। ठीक है। हॉवर्ड ज़िन ये कहते हैं कि ये जो शराब पे इन्होंने लगाया रेड इंडियंस को आके, अच्छा। अमेरिका में जो लोकल लोग थे। तो अनारकली की कोई कहानी नहीं है वो। बाकी ये फर्जी हैं मतलब ये सारी जो कहानी। मकबरा आप देखते हैं सेक्रेटरिएट में, ये इनफैक्ट अनारकली का नहीं है, ये साहिब जमाल का है। अच्छा। साहिब जमाल जो है वो सलीम की बीवी थी, ओके। और बीवी थी, कई 6-7 बीवियाँ थी, जिनमें ये साहिब जमाल भी थी। तो ये उनका मकबरा है, इनफैक्ट अनारकली का नहीं है। जी, तो ज़िशान साहब नज़म पे इख्तिताम करते हैं और लोगों से इजाज़त लेते हैं। जो हमारे पास हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में बताया कि पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है जी। जो जो हमारे पास खूबसूरत टेम्पल्स हैं, स्तूपाज हैं, और जिस तरह की हमारे पास हेरिटेज साइट्स हैं, वहाँ लोगों को आने की इजाज़त मिले, टूरिस्ट आए, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है, टूरिज़्म बढ़ सकता है और पाकिस्तान का मस्बत जो इमेज है वो लोगों तक जा सकता है। तो इख्तिताम के लिए एक नज़म पे इख्तिताम करते हैं, उसके बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा। फैज़ साहब की नज़्म है, कोई आशिक किसी महबूबा से। गुलशन याद में गर आज दमे बादे सबा, फिर से चाहे कि गुलफशां हो तो हो जाने दो। उम्र रफ्ता के किसी ताक पे बिसरा हुआ दर्द, फिर से चाहे कि फिरोज़ा हो तो हो जाने दो। जैसे बेगाने से अब मिलते हो कुछ ऐसे ही, आओ 2-4 घड़ी मेरे मुकाबिल बैठो। गरचे मिल बैठेंगे हम तुम तो मुलाकात के बाद, अपना एहसास ज़ियां और ज़्यादा होगा। हम सुखन होंगे हम तुम तो हर बात के बीच, अनकही बात का मुंहूम सा पर्दा होगा।
गर्दे अय्याम की तहरीर को धोने के लिए तुमसे गोया हूँ दमे दीद जो मेरी पलकें। तुम जो चाहो तो सुनो और जो ना चाहो न सुनो, और जो हर्फ करें मुझसे गुरेज़ा आंखें। तुम जो चाहो तो कहो और जो ना चाहो न कहो। क्या बात है, तुम जो चाहो तो कहो, तुम जो ना चाहो तो ना कहो। क्या बात है। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं। अपने होस्ट अब्दुल को दीजिए इजाज़त और देखते रहें हमारा ये सुनो कास्ट। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ, नई शक्ल के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।